सबसे ज्यादा धोखा भी ना सबसे पास वालों से ही मिलता है, बिकॉज Ami Ganatra is a best-selling author in Hindu mythology. धर्म अविरुद्ध कामो अस्म्यहम्. You have desires. Don't get enslaved by those desires. कि जब तक आपकी स्मृति धरती पे रहती है तब तक आप उस लोक में रहते हो. मतलब अगर आपके पुण्य की स्मृति है तो आपको पुण्य लोक में आप अधिक रहोगे, और अगर आपकी पाप की स्मृति है तो आप नरकों में अधिक रहोगे. पहला राजधर्म का लेसन श्री राम को विश्वामित्र जी देते हैं. वो क्या कहते हैं? राज्य भार नियुक्तानाम एषः धर्म सनातनः. राज्य भार, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो संभालते हैं, उनका सनातन धर्म क्या है, उनका राजधर्म क्या है? अगर प्रजा रक्षण के लिए है, अगर लोगों के अच्छे के लिए है, लोगों के प्रोटेक्शन के लिए है, वेलफेयर के लिए है, इवन इफ इट मीन्स पर्सनल लॉस, यू हैव टू डू इट. दैट इज राजधर्म. प्रजा सर्वोपरि. आजकल सभी लोग पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, यूट्यूब पे इतने सारे पॉडकास्ट सारे, लेकिन अल्टीमेटली बात क्या आती है कि कौन से पॉडकास्ट सक्सीड करते हैं, कौन से फेल करते हैं. स्टार्ट बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन स्केल बहुत कम लोग कर पाते हैं. कारण ये है कि सही स्ट्रैटेजी, सही माइंडसेट, सही टूल्स नहीं है. प्रो पॉडकास्टर टूल्स में अपनी देन है इस दुनिया को. मैंने 0 से 8 लाख सब्सक्राइबर्स का एक पॉडकास्ट खड़ा करा है दोस्त का, जो आज आप देख रहे हो. हम आपको बताएंगे एनीवेयर फ्रॉम प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ग्रोथ, मोनेटाइजेशन, आउटरीच स्ट्रैटेजी और वायरल कैसे होना है, ताकि आप बड़े बड़े विद्वानों के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ उठ बैठ सको, उनसे दोस्ती कर सको, और सिर्फ अपने पॉडकास्ट को पार्ट टाइम चलाओ, पैसे कमाओ, शोहरत कमाओ, नाम कमाओ. इट इज लिटरली दैट इजी. 2024 पॉडकास्ट का साल है और आप प्रो पॉडकास्टर टूल्स ले सकते हैं बहुत ही कंपेरेटिव प्राइस पे. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आइए आपकी पॉडकास्टिंग जर्नी शुरू करते हैं. यो व्हाट इज अप माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और एपिसोड दोस्तकास्ट में. मेरा नाम है विनम्र कसाना. इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें बिकॉज़ वी आर द बेस्ट इन भारत. आज के हमारे गेस्ट का नाम है अमी गनात्रा. शी इज ऑन द पॉडकास्ट ट्वाइस नाउ. आज हम लोगों ने बात करी महाभारत के बारे में. शी इज गॉट अ न्यू बुक आउट कॉल्ड महाभारत अनरावेल्ड पार्ट 2, वेयर वी डिस्कस्ड एक इंसान को लीडरशिप और अपना राजयोग, राजधर्म कैसे निभाना चाहिए. हमने महाभारत से लेसन्स बोरो करे. वी टॉक्ड अबाउट भीष्म पितामह की क्या टीचिंग्स हैं. वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ not following a dharmic path in the 21st century. This is a mind-blowing conversation as always. Ami is the GOAT of this world and आपको बहुत मजे आने वाले हैं, especially if you don't know too much about these stories that are a part of our tradition. So that's it, and the episode with Ami begins in 3, 2, 1. अमी गनात्रा जी, स्वागत है आपका एक और बार दोस्तकास्ट पे. बहुत बहुत धन्यवाद. जय श्री राम. जय श्री राम. Good to see you, विनम्र. Always happy to see you as well. आपकी किताबों ने, आपकी पुस्तकों ने मेरे जीवन के अंदर एक बहुत अहम किरदार निभाया है, और ये मेरी हिंदी का अंत है. यहाँ से हम सीधा मुद्दे पे आते हैं. तो जब हम लोगों ने फर्स्ट कुछ कॉन्वर्सेशन करी, सबसे पहले हमने महाभारत अनरावेल्ड के ऊपर बात करी थी, द वाइट बुक, राइट. देन वी स्पोक अबाउट रामायण अनरावेल्ड, और वो किताब पर्टिकुलरली, उसका जो हमारी कॉन्वर्सेशन है, कुछ उसके शॉर्ट्स हैं जिसके अंदर मिथ्स डिबंक किए गए, वो बहुत वायरल चली गई. एंड उसके बाद जिस प्रकार की आपने सक्सेस को पाया, और जितने लोगों ने रामायण और महाभारत की स्टोरीज पे फ्रॉम अ स्कोलास्टिक लेंस एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स दैट एनीवन फ्रॉम जेन ज़ी टू जेन एक्स कैन अंडरस्टैंड, दैट हैपेंड. एंड ऑलमोस्ट एवरीवन इन माय लाइफ आई नो हैज आइदर वॉच्ड दोस पॉडकास्ट, वॉच्ड योर अपीयरेंसेस और रेड द बुक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेचुलेशंस ऑन ऑल योर अमेजिंग सक्सेस. बहुत बहुत आभार. आई हैव टू टेल यू दिस, विनम्र. वो जो रील वायरल हुई थी हनुमान जी की गदा वाली, एज यू नो, यू मैसेज भी, पता है कि प्लीज आप टेंशन मत लेना, क्योंकि बहुत सारी गालियां उस पे आती. 12 मिलियन व्यूज. हाँ, बट गालियां भी बहुत आई, इसके कारण वो वायरल भी हुआ. पर एक चीज बहुत अच्छी हुई उसके बाद, बिकॉज लोग कहते, बहुत लोगों ने ये कहा कि ये कैसे ऐसे बोल रही है, who is she to say कि हनुमान जी के पास गदा नहीं थी, ये नहीं थी. Now we know what we were not saying थी कि नहीं थी. हमने कहा था वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख नहीं है. तो बहुत सारे लोगों ने, टू देयर क्रेडिट, दे वेंट एंड चेक्ड कि यह क्या बोल रही है. दे रीच्ड आउट टू स्कॉलर्स एंड दे चेक्ड. एंड जिन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा है वो तो जानते हैं कि उसमें उल्लेख नहीं है. बात तो उतनी है, आप आज हनुमान जी को पूजना छोड़ दो विदाउट गदा, ऐसी तो बात वैसे भी हम नहीं कह रहे थे, क्योंकि श्रद्धा की बात अपनी जगह होती है, इतिहास की जगह अपनी जगह होती है. तो उससे ना कहीं लोगों को विश्वास भी आया कि नहीं, ये बोल रही है, ये विदाउट बैकअप नहीं बोल रही है. तो हाँ, इट रियली वर्कड आउट इन स्पाइट ऑफ ऑल द गालीज. सो आई थिंक व्हाट यू डिड इज यू took people back to the scriptures. What was the intention overall, right? अगर आप इस किताब को पढ़ो, then ultimately you should engage with the original text. उसी myth से हम इस conversation को context को set करते हैं, एक popular myth को debunk करते हैं, फिर उसके बाद we'll go to the book, ठीक है? So एक popular myth ये है, अभी हम पीछे नीचे कैफे में बैठ के बात कर रहे थे कि शकुनी महाभारत के अंदर
लंगड़े होते हैं। इज दैट ट्रू? नो नो, शकुनी का कोई भी लंगड़ ना लिंपिंग वेदव्यास जी के महाभारत में नहीं है। मुझे किसी ने बताया कि वो किसी रीजनल स्टोरी फोकलोर में है, परंतु हम जो टीवी में देखते हैं ना, वो टीवी की तो एक कथा है कि गुफी पैंथल जी को कुछ लगा था, एंड दिस इज इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज, और आई थिंक नीतीश भारद्वाज जी का कोई इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बताया कि लिंपिंग क्यों ऐड करी गई, क्योंकि उनको लगा था, तो उनको पैर में लगा था एंड वो वैसे ही लिंप कर रहे थे। तो उस समय जो डायरेक्टर थे उन सब ने देखा और कहा यार ये तो जा रहा है उनके कैरेक्टर के साथ, so, तो एक्टर से वो फिर मिसकंस्ट्रू हो गया, एक्टर के बिहेवियर से मिसकंस्ट्रू हो गया एज द एक्टर। क्रिएटिव इमेजिनेटिव लिबर्टी जो उन्होंने लिया, उससे सबको लगा कि उनका लगड़ना है ना। वहां तक तो ठीक है, आप किसी कैरेक्टर को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ये दिखाते हो, पर उसके बाद अब क्या हुआ है कि उसके आजू बाजू में और कहानियां जुड़ गई है कि वो कैसे लंगड़े हो गए। दैट्स द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट। एंड देन वहां पे गांधारी को मांगलिक बता दिया गया है और उनकी शादी वो बकरे के साथ कर दी गई थी। एंड देन दे से कि अच्छा, क्योंकि और ये बात भीष्म पितामह को बताई नहीं गई, इसलिए भीष्म पितामह ने बदला लेने के लिए शकुनी, उनके पिताजी और सारे भाइयों को कैप्चर कर लिया और उनके साथ बहुत अत्याचार किया, जो इसके लिए फिर शकुनी ने एक नाइफ से, एक छुरे से अपने पैर में लगा दिया और वो लंगड़े कर दिया अपने आप को, ताकि वो कभी ना भूले उनके साथ क्या अन्याय हुआ था। एंड देन ही मेड दिस होल महाभारत हैपन। नाउ द पॉइंट इज, अगर ऐसा हुआ था और भीष्म जो हैं वो इतने अत्याचारी थे फॉर नो पर्टिकुलर रीजन, राइट, तो उससे एक तो ये चीज है, तो फिर शकुनी ने जो किया वो उसके लिए धर्म युद्ध बराबर था, है ना। फिर हम जो बाकी सब बात करते हैं कृष्ण ये वो तो बकवास है, क्योंकि ये शकुनी का युद्ध हो गया। जबकि ऐसा वेदव्यास जी के महाभारत में कुछ भी नहीं है। ये पूरी कथा वेदव्यास जी के महाभारत में नहीं है, ये मनगढ़ंत कथा है जो क्लिकबेट के लिए पता नहीं कहाँ से आ गई है। मैंने ये भी सुना कि कोई जो फिक्शन राइटर है, फिक्शन तो महाभारत में बहुत लिखी जाती है, उन्होंने कहीं तो इस कथा को लिखा है और फिर उसी को अब बहुत बड़ा वायरल कर दिया गया है। बट ऐसा कुछ भी महाभारत में नहीं है कि द्रौपदी ये गांधारी मांगलिक थी और उनके परिवार को कैप्चर कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। महाभारत में तो इनफैक्ट ऐसा आता है कि जब भीष्म अपने भाइयों के लिए, स्टेप ब्रदर्स के लिए अच्छी सुशील कन्याएं जब देख रहे थे, तो पांडु के लिए कुंती का तो खैर स्वयंवर था, तो कुंती का स्वयंवर होना था, तो वहां पांडु को भेजा। और गांधारी के विषय में उन्होंने सुना था कि एक बहुत सुशील कन्या है गांधार देश के राजा की, जिसका नाम है सुबल। तो सुबल के पास वो जाते हैं प्रस्ताव लेकर विवाह का, और विवाह के प्रस्ताव में उनसे कुछ छुपाया भी नहीं गया। वो बताते हैं कि मेरा धृतराष्ट्र जो, और सब जानते ही थे कि वो अंध है, तो पहले सुबल सोचते हैं कि क्या करा जाए। फिर हस्तिनापुर की स्टैंडिंग को देख के, क्योंकि हस्तिनापुर एक बहुत ही समृद्ध राज्य हुआ करता था, बहुत विशाल राज्य हुआ करता था, तो वो सब देखकर, सोच समझकर सुबल ने अपनी पुत्री का विवाह जो है धृतराष्ट्र से करा दिया। कोई जबरदस्ती कुछ नहीं थी, और मांगलिक वाली तो बात भी नहीं थी। इनफैक्ट गांधारी के लिए कहा जाता है, गांधारी और शकुनी दोनों के लिए कहा जाता है अर्थशास्त्र विशारदौ। दोनों ही फिनेंस, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही मतलब उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी। they were learned in that। तो इस और बाकी बहुत सारे गुण थे गांधारी के जो हमें बताया जाते हैं। तो जब विवाह की बात आ गई और जब गांधारी के माता पिता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तब गांधारी भी मान गई। उन्होंने कहा कि अगर मेरे माता पिता खुश हैं तो मैं भी विवाह कर लूंगी। बट शी सेड कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जो मेरे पति नहीं कर सकते, तो अगर मेरे पति नहीं देख पाएंगे तो मैं भी नहीं देखना चाहती। एंड शी टाइड, जो अपने आंखों पर उन्होंने पट्टी बांधी। फिर शकुनी स्वयं प्यार से गांधारी को ले जाते हैं हस्तिनापुर और वहां उनका विवाह होता है। इतनी सी कहानी है, और यही इतिहास में जो वेदव्यास जी की महाभारत की कथा है वो यही है, इसमें कुछ भी मसाला नहीं है। अच्छा, उसके बाद शकुनी जो है वो ऑब्वियसली अपने भांजे के प्रति बायस्ड होंगे। ही विल ऑब्वियसली वांट ऑल द गुड फॉर हिज भांजा, इसलिए वो जो दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसका अच्छा हो ऐसा करते हैं। बट ही इज नॉट दिस विकेड एंड कनिंग एज वी आर यूज्ड टू सीइंग हिम, और एज सम ऑफ दी स्टोरीज मेक इट साउंड। इनफैक्ट देयर आर अ कपल ऑफ इंस्टेंसेस इन महाभारत जहाँ शकुनी जो है वो उल्टा कह रहे हैं दुर्योधन को
इस जो वो गंधर्व युद्ध होता है, जब पांडव है वो फॉरेस्ट में होते हैं, वनवास में होते हैं, और तब शकुनी, दुर्योधन, फिर कर्ण, वो सब जाते हैं उनके सामने शो ऑफ करने, और वहां वन में उनकी मुठभेड़ गंधर्वों से हो जाती है और गंधर्व उनकी ले लेते हैं। ठीक है, कर्ण तो वहां से चला जाता है बिकॉज ही इज वेरी हर्ट, सो ही लीव्स द बैटलफील्ड। दुर्योधन इज कैप्चर्ड, तो दुर्योधन को छुड़वाने के लिए उनके सैनिक वहां वन में जो पांडव है उनके पास जाते हैं और युधिष्ठिर अपने चारों भाई को भेजते हैं। चारों भाई मिलकर इनको छुड़ाते हैं गंधर्वों से युद्ध कर कर। तो ये जब होता है तो ऑब्वियसली दुर्योधन बच तो गया, बट इट इज अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर हिम ना, कि जिनके सामने शो ऑफ करने गया था उन्होंने इसे बचाया। तो ही लाइक मैं तो अपना जीवन त्याग दूंगा, आमरण अनशन करूंगा। एट दैट पॉइंट इनफैक्ट शकुनी इज टेलिंग हिम कि भाई ऐसा मत कर, उन्होंने बड़ा मन दिखाया ना तुम्हारी रक्षा कर कर, नाउ यू बिकम द बिगर मैन, उनका राज्य लौटा दो। नहीं लौटाया उसने कहा मैं तो मर ही जाऊंगा। फिर कर्ण ने आके कहा अरे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, युद्ध जैसे ही खत्म होता है वनवास में मार दूंगा वगैरह। एंड दैट इज व्हाट दुर्योधन वांटेड टू हियर। तो ऐसा नहीं था कि दुर्योधन उनकी किसी की बुद्धि से चलता था, दुर्योधन वाज जस्ट ब्लाइंड विद जेलसी एंड ही हैड द बैकिंग ऑफ ऑल दीस पीपल। सो दैट इज इट। तो कई बार कहा जाता है अरे अगर पांडव हार जाते तो शकुनी वुड हैव बीन द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका स्ट्रेटेजी भी, युद्ध स्ट्रेटेजी भी जो है वो शकुनी का नहीं है। भीष्म पितामह पहले 10 दिन सेनापति थे, है ना, तो इज द सेनापतिज हु डिफाइन द स्ट्रेटेजी। आल्सो शकुनी डाइज, ही इज देयर टिल द 16th डे ऑफ द वॉर। दुर्योधन और वो सब उनके बाद मरते हैं, कर्ण जो है वो उनके बाद मरता है। ठीक है, तब तक वो जीवित हैं। और उनके पिताजी के विषय में जो कहा गया है कि उनको पकड़ लिया गया और 99 लोगों को भीष्म ने कैद कर दिया वगैरह वगैरह और मार दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। राजा सुबल इज अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड शकुनी के जो भाई है वो भी युद्ध में भाग लेते हैं। तो दिस इज व्हाट एक्चुअल महाभारत इज। एंड आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। पता है क्यों? क्योंकि इस पुस्तक में आई स्टार्ट विद शांति पर्व। शांति पर्व is the discussion between भीष्म एंड युधिष्ठिर ऑन राजधर्म। कृष्ण कहते हैं भीष्म जो है वो भी गुजर जाएंगे, वो देह त्याग कर देंगे बहुत ही शीघ्र। क्यों? क्योंकि युद्ध हो चुका है, ही इज लाइंग ऑन द बेड ऑफ एरोज। सो शांति पर्व कम्स आफ्टर द वॉर हैज हैपेंड। तो कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं इनके जितना विद्वान, इनके जितना धर्म को समझने वाला, इनके जैसा योद्धा, इनके जैसा राजतंत्र को समझने वाला इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है। और ये एक सरप्राइजिंग बात है बिकॉज़ टिपिकली हम लोग महाभारत से भीष्म के विजडम को कभी एसोसिएट नहीं करते। एब्सोल्युटली, पर क्योंकि वैसा था इसीलिए तो शांति पर्व है, जहां पर कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि तुम जाकर उनसे सीखो कि राजधर्म क्या है, एक मनुष्य को अपना जीवन, एक राजा को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, है ना। तो वो अगर अत्याचारी होते, धर्म को नहीं समझते, अपने विम्स पर लोगों के साथ डील करते, तो ऐसा होता क्या? एंड कृष्ण तो पक्के से ऐसा नहीं कहते। सो शांति पर्व का महत्व ही इसलिए है बिकॉज भीष्म का जो व्यक्तित्व है वो इतना महान है। सो आई वांट टू गो टू युधिष्ठिर नाउ बिकॉज हम लोग शांति पर्व पे आ ही गए हैं। किताब का जो स्टार्ट होता है वो ऐसे ही होता है। जब हमने लास्ट टाइम बात करी थी तो ये बात करी थी कि जो मेन जहाँ पे महाभारत टेक प्लेस करती है, गीता भी जहाँ टेक प्लेस करती है, वहां पे अर्जुन कतरा रहे होते हैं युद्ध करने से, है ना, कि सामने मेरे भाई बंधु खड़े हुए हैं, मैं कैसे मार सकता हूँ। और वो उसी पैसेज को गीता बनाया गया, यू नो, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, फिर मैं इस चीज पे सरप्राइज हूँ कि दोनों पांडव भाई, अब युधिष्ठिर ने तो काम कर दिया ऑलरेडी, युद्ध हो चुका है, तहस नहस हो चुके हैं। अब वो कह रहा है कि भाई मैं तो जो है अब जंगल में जाऊंगा, मेरे से तो राज नहीं संभाला जाएगा। Number one, why are the Pandav brothers always so inconsolable, right? Number two, कि ये फिर कृष्ण की सूझबूझ करके बोलना कि नहीं अब आपको संभालना है और भीष्म के पास जाओ। Why is युधिष्ठिर feeling this regret now? क्योंकि आपने युद्ध के ऊपर तो प्रिसाइड कर लिया आपने, तब तो आप आराम से खेल रहे थे। एक बहुत बड़ी विन शेयर करनी है यार। एक कौस्तुभ सनाद्य नाम का इंसान है, he purchased pro podcaster tools. I'm going to read out his message on Instagram. भाई, अंडरस्टैंड यूर बिजी, डोंट इवन नो इफ यू और एनीवन इन योर टीम फॉर दैट मैटर इवन चेक्स द डीएम्स, पर मैंने आपका कोर्स लेके पूरी शिद्दत से स्टडी और रिसर्च करी है। आई बीन शूटिंग एपिसोड्स फॉर लास्ट 15 days, दिल बी रिलीज नेक्स्ट वीक इफ एवरीथिंग गोज एज प्लान्ड। आई होप यू विल सी दिस मैसेजेस, आई विल मेक यू प्राउड फॉर श्योर। पॉडकास्ट का नाम भी बता रखा है, एंड इन द एंड ही सेज आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर एवरीथिंग आई गॉट टू लर्न बिकॉज ऑफ यू।
Hope you'll be a guest on our podcast someday. Thank you so much, Kaustubh. This means the world to me. ऐसे हजारों और लोग हैं जिन्होंने प्रो पॉडकास्टर टूल्स क्योंकि इतना अफोर्डेबल बनाया यार. मैंने 0 से 8 लाख तक पॉडकास्ट को स्केल करा. आसान काम नहीं होता है ऐसे ही कर देना पॉडकास्ट को स्केल. मैंने जो कुछ सीखा ना, मैंने उसको लगाया कि सबसे पहले जो हमारा बेनिफिट करे वो इंसान बेनिफिट करे जो 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का. बिकॉज यूर गोना बी द फ्यूचर ऑफ पॉडकास्टिंग इन द कंट्री. नॉट पीपल लाइक मी, नॉट पीपल हु आर ओल्डर. You're the people who are picking up these skills now. You know how AI works. You know how leverage works. You're smart. You're intelligent. You can network very well if you have the right tools. तो मैंने इन सब लोगों के लिए प्रो पॉडकास्टर टूल्स बनाया है, right? And I want to say, अगर आप एक हायरार्की में अपने आप को पाते हो, चाहे वो आपका परिवार है, चाहे आपका बिजनेस है, इफ यू वर्क इन अ बिग कंपनी और इफ यू आर इन अ कॉलेज, यू विल फाइंड दैट यू आर समवेयर इन द मिडल और एट द बॉटम और एट द टॉप. आपको पता लग जाता है कि इंस्टेंटली आपकी कौन सी पोजीशन है. The thing that moves you from the bottom to the top, from the middle to the top, or ensures कि आपका top और top पे हुए, is simply what kind of leverage you have. I found that I'm invested in multiple hierarchies. और हर hierarchy के अंदर ना जो चीज़ मेरे को top पे लेके जाती है वो ये होता है कि मेरा leverage ये है कि मेरे पास एक बड़ा podcast है जिस पे लोग आना चाहते हैं. अब आपका podcast ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हो, ज़रूरी नहीं है उस पर million views आए, लेकिन उस particular network के अंदर जिसके अंदर आप embedded हो, आपकी कॉलेज की सोसाइटी हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है, आपका स्टार्टअप हो सकता है, वहां पे इफ यू कैन लैट योरसेल्फ इन एंड बिल्ड अ पॉडकास्ट अराउंड दैट एंड प्लेस योरसेल्फ एज द पर्सन हु ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर, आपका स्टेटस बढ़ता है. स्टेटस बढ़ने के बाद क्या होता है, आपको करियर की और सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं. आप ज़्यादा पैसे कमांड कर सकते हो अपनी जॉब पे. देयर आर न्यूमरस वेज इन विच अ जूनियर डेवलपर और एन एसोसिएट इंजीनियर और समवन हु इज जस्ट अ कंटेंट इंटर्न in a company can scale their net worth, their net fame, and the net value they give to everyone around them simply by having a podcast. उस podcast पे आप अपनी इंडस्ट्री के लोगों को बुलाओ. आपको उसको फेमस नहीं करना है, आपको बस अपने पॉडकास्ट को ऐसे करना है कि वो आप उस इंडस्ट्री को कॉन्कर कर लो. So that's what I'm saying. Anyone can do it. Anyone can put their heart and mind to it. Use Pro Podcaster tools, 70 plus PDFs and resources. No nonsense, bhai. Everything from production to post-production, outreach, growth, monetization, research, सब कुछ कवर करा है, कुछ नहीं छोड़ा है. आपको plug and play करना है. And then just see how your life transforms. You will be so surprised that you will have more access to opportunities. You will have more fame than you ever dreamt. And you will single-handedly see how you scaled from a nobody on the hierarchy right to the top. You know what to do. Description में link है Pro Podcaster Tools. I've made it affordable so all of you can benefit from something that is only reserved for the chosen few. Right? I want to remove the elitism from podcasting, and this is my gift to all of you. Let me know what you think about it. आप इसको लो और मेरे को बताओ वो कैसा लगा, and we'll speak together. And I'm very excited to help you start your own podcasting journey today. आप अगर युद्ध कैसे हुआ वो भी देखोगे तो ऐसा नहीं था कि पांडवों को युद्ध चाहिए था. वो तो मैं मान गया. हाँ, हमने जो पहले इसमें भी देखा है महाभारत अनरावेल्ड 1 में कि उन्होंने हर प्रयत्न करा जिससे कि युद्ध ना हो. करेक्ट है ना. इनफैक्ट एक वहां प्रसंग आता है कि बाकी 4 पांडव तो ठीक है, पर भीम के बारे में हम सोचते हैं कि भीम तो ज्यादा रैश है, ही वाज ऑलवेज वांटिंग अ वॉर. वो भी कहते हैं युधिष्ठिर से कि पहले जो आप शांति का ही प्रयत्न कीजिए, उसके लिए हम जितना नेगोशिएट कर सके करिए. वो भीम भी कह रहे हैं, बाकी सारे भाई तो कह ही रहे हैं. दे वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि हमको केवल 5 गांव दे दो और कुछ मत दो, केवल 5 गांव दे दो, क्योंकि युद्ध जो है ना वो विनाशकारी होता है. आप अपना हमारा कोई भी शास्त्र उठा लो, फिर इसमें महाभारत आ गया, फिर उसमें कोई धर्मशास्त्र आ गया, फिर उसमें अर्थशास्त्र आ गया. उस सब में ये बात है कि जो राजा है उसे युद्ध से पीछे नहीं मुड़ना चाहिए. पर युद्ध इज ऑलवेज द लास्ट रिजॉर्ट. इट इज नेवर द फर्स्ट रिजॉर्ट. इट कैन नेवर बी दैट एक इंपल्स में आके आप युद्ध कर लो. एटलीस्ट एक जो अच्छा राजा है. क्यों? क्योंकि युद्ध में ना जितनी माल हानि, जान हानि होती है, एक तो वो आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और दोनों साइड होती है. ऐसा नहीं है कि सामने वाले का नुकसान हो गया, अपना कुछ नहीं होगा. आप अगर महाभारत ही देखो तो युधिष्ठिर जो पांडव है, चलो 5 भाई तो जीवित थे, पर उनके सारे बच्चे मर गए ना. सारे बच्चे वीरगति को प्राप्त हो गए. फिर वो घटोत्कच ले लो, अभिमन्यु ले लो, द्रौपदी के सारे पुत्र ले लो,
या उलूपी का पुत्र जो अर्जुन के द्वारा था, इरावन लेरू, सभी के सभी तो गुजर गए, सेकंड पीढ़ी तो बची नहीं थी, तो नुकसान तो इनको भी हुआ। प्लस जो युद्ध था वो क्यों, इस केस में तो वो युद्ध क्यों अवॉइड करना चाह रहे थे, क्योंकि सामने की ओर उनको पता है कि अपने ही लोग हैं, इसीलिए they were trying to settle just for 5 गांव। बट when दुर्योधन says कि भाई मैं आपके साथ लड़ ही नहीं, मैं आपके साथ जीत ही नहीं सकता, it is either you or I, then how long can you tolerate injustice? How long can you allow the bully to have his way? Because if the bully has his way, the society is going to collapse. That is called Matsya Nyaya. Anarchy जैसा हो जाएगा ना कि big fish eats small fish, वो law of the jungle जैसा, right. ऐसी सोसाइटी तो रह नहीं सकती। फिर एक राजा का कर्तव्य है, एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि धर्म की स्थापना हो, you set the right precedent in the society. Hence they agreed for the war. But ऐसा नहीं था कि Yudhishthira was also dying for the war. ऐसा नहीं था. He also wanted to avoid it. So what we actually see here is that these people जो पांडव थे उनमें actually मनुष्य के गुण थे। वो अगर युद्ध भी कर रहे थे तो अपने मद मात्सर्य अहंकार के लिए नहीं कर रहे थे, but because it was imposed on them, तभी आप पीछे नहीं हट सकते, इसलिए कर रहे थे। और जब आपका युद्ध हो गया है ना, और युद्ध में कौन, आपके बच्चे सारे मर गए हैं, आपके दादाजी हैं, गुरु हैं, वो सब को आप ही के द्वारा, आप ही के हाथ मारे गए। तो इट इज अ शॉक यार, स्पेशली फॉर समबडी हु जेन्युइनली केयर्स, हु जेन्युइनली हैज दैट कंपैशन एंड एम्पैथी, राइट? उसको तो बुरा लगना ही है। सो ऑब्वियसली युधिष्ठिर इज फीलिंग बैड। सो जब उन्हें कंसोल करते हैं, सरप्राइजिंग बात एक ये भी थी कि आपकी पूरी जिंदगी भीष्म पितामह अवेलेबल थे, तब आप पूछ लेते राजधर्म उनसे, ऐसा ही क्यों प्रिसाइसली एट द टाइम व्हेन ही इज डाइंग आप उनसे जाके वो मांग रहे हो कि राजधर्म मेरे को सिखाओ। फिर भीष्म पितामह अच्छी तरह पता है कि यार उनके परिवार का भी नाश हुआ है। Then he says, just like it's a teacher's dharma to teach and engage in austerities, it is a warrior's dharma to kill his opponents when faced with a war. It is indeed dharma to kill in a war anyone in the opposing camp, be it a father, grandfather, brother, cousin, teacher or elder, whoever walks on the path of unrighteousness. Like, अब हम ये वाली चीज पढ़ते हैं तो even in his death he is saying आपका war justified था। हाँ, देखो भीष्म पितामह जो है वो जानते थे कि who is right, ठीक है, पर would you say his hand was forced? His position, आप उनकी पोजीशन देखो, एक ओर पे लोग ये कहते हैं कि ऐसे कैसे उन्होंने क्यों दुर्योधन का साथ दिया, ठीक है, पर आप उनकी पोजीशन देखो ना, तो ये धर्म संकट समझ सकते हैं। बेसिकली इट्स अ धर्म संकट ना, कि जिसका आपने नमक खाया है। सो द वे आई लुक एट इट, राइट, जैसे अर्जुन को धर्म संकट था कि भाई मैं कुटुंब धर्म की रक्षा करूं और युद्ध ना करूं, या क्षत्रिय धर्म की रक्षा करूं और जस्टिस एस्टैब्लिश करूं। दिस वाज अ धर्म संकट, एनीवेयर ही कुड हैव गॉन। भीष्म के लिए क्या था? अगेन कुटुंब धर्म तो था ही कि अपने कुटुंब की रक्षा करो, बट दूसरा उनका सेवक धर्म भी था, और एटलीस्ट हाउ ही सॉ इट टुवर्ड्स हस्तिनापुर, राइट? जो भी उनको पोजीशन थी, जो भी उनको स्टेटस था, जो भी कुछ था, वो हस्तिनापुर के कारण था, एंड ही वाज द सेनापति ऑफ हस्तिनापुर, राइट? सो व्हाट वाज हिज ऑप्शन? ईदर ही कुड हैव सेड मैं सामने की ओर चला जाता हूं। नाउ व्हाट वुड दैट बी, राइट? आप ऑपोजिंग हस्तिनापुर के तो शत्रु ही हो गए ना वो, एट द एंड ऑफ द डे, इवन इफ जस्टिफाइड शत्रु, सेडिशनिस्ट हो गए एक तरह से। आप ये देखो कि आज अगर युद्ध होता है अपना और किसी और देश का, एंड से they have the right cause, what would we expect our generals and our army to do? To still be with Go on the other side? No, but they will be called traitors. Correct. So then if your master, if your political authority has taken a call, the army has to follow na, including your general, even if they know कि सामने की साइड वाले सही है। So this is also right. Now the question is, could he have stood up beyond that dharma and said nothing doing, I will still stand for my kutumba and for what is right? It's easy for us to talk about that in hindsight, right? आप सोचिए ऐसा और एक जन ने किया हुआ है हिस्ट्री में कि धर्म का साथ देने के लिए अपने साइड को छोड़ दिया। विभीषण, विभीषण के लिए रामायण में बात आती है, परम आपद गतस्य अपि धर्मे में मतिर्भव। तो जब उनको जो तीनों भाई हैं, विभीषण, कुंभकर्ण और रावण, उनको जब ब्रह्मा जी वरदान देने आते हैं उनकी तपस्या के बाद, तो विभीषण कहते हैं कि कोई भी आपदा आए, कितनी भी बड़े से बड़ी आपदा आए, कितना भी बड़ा से बड़ा संकट आए,
मेरा मन जो है वो हमेशा धर्म की ओर हो। और ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा, ठीक है, एंड उन्होंने ऐसा किया भी। पर आज इन पॉपुलर कल्चर हम विभीषण को कैसे याद करते हैं? ट्रेटर, हम क्या कहते हैं? घर का भेदी लंका ढाए, है ना? लोग स्टाइल मारने के लिए कह देते हैं, मुहावरे बनाने के लिए। फिर भी मेन मान्यता तो ये है ना कि देखो कोई ऐसा ट्रेटर His legacy is tarnished. विभीषण, है ना? Although he stood by dharma, तो in fact that image of his is not right, but he stood by dharma. We should start a campaign for Vibhishan. तो ये तो होता है, तो इसलिए हमारे लिए कहना सुलभ है कि भाई ऐसा कर देते वैसा कर देते, बट व्हेन यू आर इन दैट पोजीशन, धर्म संकट की पोजीशन में बहुत कठिन है ऐसा करना। अब ये प्रश्न इस पहले क्यों नहीं पूछा? अच्छा, पहले आई एम श्योर इनकी बातें तो होती होगी, जब युधिष्ठिर युवराज था या उसके बाद जब इंद्रप्रस्थ का राजा हो गया तब ये बातें तो होती होगी, बट दिस इज द पॉइंट जिसके बाद ही इज नेवर गोइंग टू बी अवेलेबल। पहले तो ऐसे था ना कि कोई भी बात हो तो ही वाज एक्सेसिबल, अब तो ही वाज नॉट गोइंग टू बी एक्सेसिबल। तो लर्न एज मच एज यू कैन फ्रॉम व्हाटएवर ही हैज टू टेल यू, बिकॉज भीष्म की दूसरी एक बात क्या थी, आप उनका जीवन देखिए। ही वाज नेवर द राजा, but he was always the one who had to carry out the functions of a raja. Administrator कैसे? क्योंकि उनके पिताजी जब थे और इनको युवराज बना दिया गया था, है ना? फिर पिताजी को सत्यवती से प्रेम हो गया, और सत्यवती की जब उनसे शादी होनी थी तो सत्यवती के जो पिता है दाशराज, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पुत्री का पुत्र ही राजा बनेगा, अगर ये आपको मान्य हो तो ही मैं विवाह करता हूँ। एंड भीष्म पितामह वो फिर प्रतिज्ञा लेते हैं ना, उनका नाम देवव्रत होता है, बट क्योंकि वो इतनी भीषण प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और जो भी राजा बनेगा उसकी सेवा करूंगा, है ना, मैं कभी स्टेक नहीं करूंगा इस पर। तो वो तो उन्होंने तब कह दिया, बट फिर हुआ क्या, वो बच्चे तो छोटे छोटे थे पहले, जब उनके पिताजी शंतनु गुजर गए तभी बच्चे छोटे छोटे थे, तो कारभार वही संभाल रहे थे। फिर जो चित्रांगद नामक भाई बड़ा हुआ, पर वो राजा बने उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर विचित्रवीर्य कुछ वर्ष राजा रहा, बट बहुत यंग था, तो कैरेटेकर तो भीष्म ही थे, फिर वो भी मर गया। उसके बाद ये बच्चे तो थे ही नहीं, फिर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। वो बड़े हुए तब तक तो राजभार जो था भीष्म के ही हाथों में था। फिर फाइनली पांडु राजा बना, वो भी कुछ टाइम में गुजर गया। फिर धृतराष्ट्र को राजा बनाया, तभी of course then Vidur had taken over a lot of कार्यभार and responsibilities definitely, पर फिर भी suggestions, ideas ये तो भीष्म के द्वारा ही था ना। तो एक तो ज्ञान होना जो उनको था, he was an extremely learned person, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी, पर जो रियल लाइफ अनुभव जो है ना, ऑन ग्राउंड अनुभव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो उनके जितना किसी को भी नहीं था, because probably he was the one who had done it for the longest time, even though he was never really the raja। तो वो अनुभव भी उनको था कि how do you manage and take decisions in any kind of situations, जो शास्त्र में हो और ना हो। And that is why शांति पर्व is such a rich part of Mahabharata, where that discussion is going on between, there are lots of topics। मैंने केवल राजधर्म को ज्यादा कवर किया है और आपद धर्म को ज्यादा कवर किया है, बट बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। चलिए राजधर्म की बात करते हैं, क्योंकि एक तो आपका बैकग्राउंड भी मैनेजमेंट कंसल्टिंग के अंदर है, ठीक है? तो अभी क्या होता है, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू सॉर्ट ऑफ टाई टुगेदर विद बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, वो थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ते हैं या फिर कोई ऐसी किताबें पढ़ते हैं सेल्फ हेल्प की, हाउ टू बी अ बेटर लीडर, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की बहुत सारी किताबें आती हैं। मेरे को सबसे फैसिनेटिंग राजधर्म इसलिए लगा बिकॉज इन सब किताबों में ना ऐसी जो दूसरी किताबें होती हैं अक्सर ऐसा लिखा होता है कि बी एन एम्पैथेटिक कम्युनिकेटर या मैनेज योर ओन सेल्फ। It has a lot to do with like very superficial stuff, but rarely about administrating a state and the responsibilities of a king. Because हम ऐसे जमाने में हैं जहाँ पे ये एक्सेप्टेबल नहीं है बोलना कि मेरा ये राजधर्म है, राइट? अगर आप किसी स्टार्टअप के ओनर हो, आप नहीं बोल सकते मेरा ये राजधर्म है, because you're supposed to be in a flat hierarchy or like have less hierarchy, right? And everyone works in like almost equal teams. But I swear, अगर कोई लीडर इसको पढ़ेगा ना, इंस्टेंटली उन्हें क्लियर हो जाएगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। और राजधर्म के भी इतने सारे टेनेट्स हैं कि उसको निभाते निभाते इंसान एकदम पवित्र हो जाएगा। बिकॉज व्हाट आई फाउंड इज कि द रिक्वायरमेंट्स फॉर बीइंग अ किंग
राजधर्म निभाना इतना कठिन है, इतनी सारी चीजें हैं। हम टिपिकली क्या सोचते हैं इंडिया के अंदर, एक बिजनेस ओनर जिसने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, सब लोग उसके लिए काम कर रहे हैं और वो अपना आराम से ऐसे बैठा हुआ। लेकिन आपने लिखा है राजधर्म के अंदर कि आपको कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते रहना पड़ेगा, एंड दैट इज समथिंग यू नेवर एसोसिएट विद किंग्स. Kings are always known for their battle victories. Kings are known for their pleasures. Kings are known for their name and legacy, but never their hard work. Virendra, I'm so happy you saw that lens. I really hope people would. That is the purpose of writing this book, very, very honestly. क्योंकि हम लोग ये कहेंगे कि आज राजधर्म हमारे राजा तो है नहीं, but the wisdom in the text is राजा को उद्देश्य करके है, ठीक है, कि राजा को बताई गई है, but the principles and the wisdom is applicable to all of us in our lives, right? Because it boils down to leadership lessons. आज हम इतनी सारी leadership self helps की बुक पढ़ते हैं, as you very rightly said, they're very superficial. This goes to the core of it. कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर को कैसा होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट आई वांट पीपल टू टेक आउट ऑफ दिस बुक. सो आई एम सो ग्लैड यू एक्चुअली पिक्ड इट, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू एनफोर्स इट. मुझे इसको एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं बनाना था, ठीक है, बिकॉज उसमें कैसे होता है, टू फोर्स फिट फ्रेमवर्क्स, कुछ कुछ चीजें ट्विस्ट करनी पड़ती है. 10 leadership lessons from Mahabharata for modern entrepreneurs. You don't want to be like that. I didn't want to do it like that because again, those would be my takeaways. If somebody reads it, they might find some 12, 13, 14 as well, right? And I have already limited it by saying itna hi hai. So, right? so let me bring something up. I think that'll एक quote था, and मैं इसको modern उसे tie करूँगा. So, transparent communication and over communication is generally the norm. But one of the key factors for your fitness to be a king is the king knows how to keep his thoughts and deliberations confidential, has his desires and anger under control, right? अब आप किसी भी कॉर्पोरेट टेंडर के पास चले जाओ, बोलते हैं कि ओवर कम्युनिकेट विद योर टीम, सबको एक्सप्रेस करो, सब कुछ बताओ, सबको ऑन. हियर यू आर सेइंग दैट यू शुड कीप योरसेल्फ, योर थॉट्स प्राइवेट. सो कुछ आप उस पे. सो कम्युनिकेशन में ना आपको ये भी देखना है आपका ऑडियंस कौन है. अगर कई बार आप हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन लोगों को देते हो, इट कुड एक्चुअली इट कुड स्केयर पीपल इवन इन कंपनीज. For whatever the new age gurus say, do people really communicate everything they should? If they start doing that, it will create a lot of problems, especially issues like cost cutting. Yeah, issues like you're going to trim your workforce. कैसे पता चलता है लोगों को जब पिंक स्लिप हाथ में आती है? पता थोड़ी होता है, because अगर ऐसा ना हो तो हो हल्ला हो जाएगा, right? Yeah, even if it is about some product launch. वो बहुत शांति से होता है, बहुत चुपके से होता है. बिल्डिंग इन पब्लिक वाले तो बहुत परेशान हो गए होंगे देख के, जो ओपनली अनाउंस कर देते हैं हम 6 महीने में लॉन्च करने वाले हैं. वैसा लोग तभी करते हैं व्हेन एक तो जो अनाउंस कर देते हैं ऐसे विदाउट सोचे समझे, जस्ट फॉर द हेक ऑफ कम्युनिकेटिंग, दे फेल मोर ऑफन देन नॉट. क्यों? क्योंकि यू हैव टोल्ड योर कंपेटिटर्स व्हाट यू आर डूइंग, राइट? आपका जो कंपेटिटिव एडवांटेज है वही आपने छोड़ दिया है एट दैट पॉइंट. इसीलिए a smart person would announce it when he knows the product is ready, not before that. And even that kind of information about new products is not openly available, right? वो specific groups को पता होती है, even within the organization. That is exactly what Bhishma is saying, or for that matter any rishi of ours. This is what they say. ऐसा राजा, कई लोग कैसे होता है ना कि एक नई बात आई है, झाड़ने का बहुत ही होता है कि ये बता दो, वो बता दो, बोल बहुत सारा बोल दो. ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब राजा या एक लीडर बोलता है ना तो हर एक शब्द का महत्व होता है. अगर रॉन्ग कम्युनिकेशन हो गया तो उसका जो रेपरकशंस है वो बहुत ज्यादा हो सकता है. इसीलिए द एडवाइस इन आवर शास्त्रास इज ऑलवेज दिस कि बी अप्रोचेबल. राजा को अप्रोचेबल ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ओनली देन ही विल नो कि चल क्या रहा है समाज में, है ना. एंड ऑल टाइप्स ऑफ ओपिनियन, व्यूज, फैक्ट्स विल कम टू हिम. If he is not approachable तो वो नहीं होगा. आपके जो फ्लैटरर्स है वही आपको बढ़ाते चढ़ाते जाएंगे और आपके नीचे से वो चादर खिसक जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, चटाई खिसक जाएगी, राइट? तो यू हैव टू बी अप्रोचेबल, बट नॉट सो मच दैट पीपल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, है ना. तो आपको आपके पोजीशन का प्रेस्टीज भी मेंटेन करना है, और जो ऐसी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियली रखनी है. जब सब कुछ हो जाए, when you know कि things are working out, that's when you start communicating. Such a deep thought that is. I think अगर हम सब लोग अपने आप को
वो अलाउ करें उस तरह की ग्रेस कि हम एक राजा हैं, एक रानी हैं, या हम एक कोर्ट के सदस्य हैं, तो जिस प्रकार से हम अपने दुनिया में मूव्स करेंगे वो बहुत अलग होंगे. हम अपने आप को फॉलेबल ह्यूमन की तरह देखते हैं बहुत ज्यादा, एंड वी एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स एज अ पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, बट आई डोंट थिंक अ किंग is excused. It cannot be, na? Because for a king, his decisions have impact not just on himself. His decisions have impact on all who are associated with him, all the stakeholders, right? आप organizations की भी बात कर लो. एक जो से जूनियर एम्प्लॉई है जो ज्वाइन कर रहा है, वो इधर उधर कुछ भी कर दे, एक दिन आए नहीं, बोले कि नहीं नहीं मेरे पेट में दुख रहा है मैं घर पे बैठूं, और किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में ना आए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पर अगर अंबानी जो है वो ऐसे बैठ के अपने मीटिंग्स कैंसिल कर दे तो क्या होगा? 10 लाख लोगों की रोजी रोटी इम्पैक्ट हो जाएगी, राइट? सो आपका क्या पोजिशन है उस हिसाब से आपका कर्तव्य बढ़ता ही बढ़ता है. एंड इसीलिए आप जब उस पोजिशन पे हो जहां पर आप प्रजा आपके हर निर्णय से इम्पैक्ट होने वाली है, तभी आपको सबसे पहले अपना प्रजा का ही देखना है. इसलिए राजा जो शब्द है ना, वह आता ही इस वर्ड से, रंज, रंजनम, लोकरंजनम. लोकरंजन मतलब आपकी प्रजा की डिलाइट, वेलफेयर ऑफ योर प्रजा. एंड दैट इज द टॉप मोस्ट कर्तव्य धर्म ऑफ ऑल द राजास. लोकरंजनम. Ranjayati iti Raja, because he involves himself in the welfare and the delight of his people, he is called the Raja. And Raj Dharma is basically that. In fact, हमने जब रामायण की बात करी थी तभी भी हमने ये देखा था, जो पहला राज धर्म का लेसन श्री राम को विश्वामित्र जी देते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं दृशसम अदृशसम व प्रजा रक्षण कारणात् पातकम सदोषम व कर्तव्यम रक्षताम सदा राज्य भार नियुक्तानाम एषः धर्म सनातनः. राज्यभार, जो राजभार, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो संभालते हैं, उनका सनातन धर्म क्या है, उनका राजधर्म क्या है? कोई भी कार्य अच्छा है बुरा है, मेरे को पाप मिलेगा मेरे को पुण्य मिलेगा, मुझे खुशी होगी मुझे दुख होगा, नहीं, दैट कैन नॉट बी. अगर प्रजा रक्षण के लिए है, अगर लोगों के अच्छे के लिए है, लोगों के प्रोटेक्शन के लिए है, वेलफेयर के लिए है, even if it means personal loss, you have to do it. That is Raj Dharma. Praja Sarvopari. The welfare, the benefit of the Praja is Sarvopari, because they have invested that trust in you. It is that trust which allows you to take, जो न्याय, हम जस्टिस की बात करते हैं कि अगर राजा ने कहा तो लोग मानते थे कि दिस इज जस्टिस, राइट? वो ट्रस्ट उन्होंने आप में इंस्टिल किया है. तो वो कैसे होगा? जब आप इतना प्रजा को विश्वास दिला पाओ कि हाँ, मेरा जो सारा फोकस है वो केवल आप पर है, और मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ केवल आपके लिए कर रहा हूँ, तभी तो प्रजा भी ट्रस्ट करेगी ना. सो बीइंग अ लीडर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इफ यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, you have to rise up to the occasion. It cannot be मेरा मेरा मेरा, ऐसा नहीं हो सकता. You have to rise up to the occasion. I think अब जब से open floor offices आए हैं, so there is a communication style that is very relaxed, very casual. Friendly workspaces आ गए हैं, right? And it's also because बहुत सब लोगों का काम बड़ा creative होता है, right? तो वहाँ पे एक strict code of conduct is often detrimental to the work itself. But in contrast to that, I want to bring two things up. An ever-forgiving king is not feared by his people. Such an attitude only encourages unrighteousness, number one. Number two, a king must always be polite in speech, but not become over-friendly and make small talk with those in his service. Else they take him for granted and do not take orders lightly. And take his orders lightly, right? So we often see एक camaraderie, जैसे अभी कंपनीज क्या कर रही हैं आजकल, कल्चर, जैसे आप देखते हो कोई भी कंपनी का कल्चर बड़ा बाहर जाता है, वो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू, लिंक्डइन पोस्ट के थ्रू, भाई हम कंपनी दिवाली आउटिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग. सो आई मीन इट्स अ प्रोडक्ट फॉर टाइम्स, बट दिस, और खासकर इसके अंदर कि आपको एक हमेशा ही फॉरगिव करने का कॉन्सिक्वेंस क्या है, दंड मतलब इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है. हाँ. और दंड इज नॉट समथिंग दैट वी ऑफन एनफोर्स इन द मॉडर्न एज, बिकॉज इट्स सीन लाइक पनिशमेंट इज सीन एज अ बैड थिंग. करेक्ट. इसको ना किस तरीके से देखना होगा कि एक तो आप कल्चर आपका कैसे भी करो, ओपन कल्चर करो, बी अप्रोचेबल, ओपन टू फीडबैक, ऑल दैट इज वन थिंग. नाउ इमेजिन अ सिचुएशन where you have allowed a person, where you have allowed everybody कि आप फ्लेक्सी टाइमिंग से आओ,
अपने हिसाब से आओ, ओपन सीटिंग है, सब ठीक है, ऑल दैट इज फाइन. बट अब उसमें बिकॉज यू हैव बीन सो हैप्पी एंड इजी गोइंग, अगर कोई, एंड यू आर द CEO ऑफ द कंपनी, अगर कोई क्लाइंट के सामने आपका इंसल्ट कर दे, वन ऑफ योर कलीग्स, अरे तुमको क्या आता है, भले ऑफिस में करता हो, ठीक है, ऑफिस में भी तुमको क्या आता है, तुम्हें क्या समझ है, आई एम टेलिंग यू ना, ऐसे करके बात करे, विल दैट बी अप्रिशिएटेड? You have to ensure कि there is a reciprocation, right? And certain boundaries have to be drawn. You are allowing them to be your friend does not mean they are at the level of the CEO, right? जितना information, insight, transparency of information या जितना information CEO के पास है, वो possibly कोई junior के पास तो नहीं है. तो जब ऐसा कोई decision लेने की बात आए client के सामने वगैरह, and this junior बच्चा जाके टांग अड़ाने लगे, देन ये तो नहीं चल सकता. आप भले ही उसके साथ फ्रेंडली हो, दैट्स वन थिंग. सो देयर आर, वन इज हाउ शुड द राजा बिहेव, एंड एज इन वन इज एक्सटर्नल बिहेवियर, यस, कि आप वन ऑन वन इंटरेक्शन कैसे करते हो, प्यार से करो, ओपनली करो, एवरीबडी शुड हैव द राइट टू कम एंड टॉक टू यू, गिव फीडबैक, ऑल दैट इज फाइन, ठीक है. बट यू ऑल्सो हैव टू ड्रॉ सम बाउंड्रीज ना, कि वेयर इट स्टॉप्स. बिकॉज नहीं तो अगर एक जन, ठीक है, you have given flexi timings, पर flexi timings का अर्थ ऐसा तो नहीं है ना कि कोई आए ही नहीं या 2 ही घंटा काम करे. Order and discipline must be enforced. When you have put your trust in your team and the team is not reciprocating or not living up to the trust you have put into them, तो you will have to start taking steps ना. इसलिए आप देखो कई बार जो बहुत ज्यादा इसमें चले जाता है ना कि सब ऐसा, सब मजा, सब वो, सब फलाना, सब ठिकाना, eventually they go bankrupt. Yeah, the business collapses. The business collapses because ऐसा तो हो ही नहीं सकता. You have, every position has its maryada, and that maryada has to be maintained. Doesn't mean कि bossy culture करो. That is a different thing altogether. कि भाई मैं राजा हूँ, मुझे ऐसा कैसा बोल दिया, एक शब्द मुझको बोला, इसको इसका गला काट दो, नहीं, that can't be. और usually हम यही एसोसिएट करते हैं राजा से ना, कि राजा की क्रूरता का कोई वही नहीं है, मतलब लेवल ही नहीं है. So in fact he's saying na ki always be polite, always keep a very friendly demeanor with your praja, allow them to come to you. ये तो लिखा है कि be approachable to your praja. They should not be scared of you for sure, but they cannot take you for granted. There should be strong boundaries. And this has to be true for all leaders. Just because somebody is friendly doesn't mean आप उनको अपना friend समझ लो. इसमें बहुत फर्क है, ठीक है. और अगर ये सही से कम्युनिकेट नहीं होगा तो ऐसा हो जाता है. फिर ये कैसे प्ले आउट करता है कभी कभी पता है, आप जब ना हो ना तब दे थिंक दे कैन स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस ऑन योर बिहाफ. ये नहीं हो सकता है, राइट? तो ड्रॉइंग दोस बाउंड्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट हम आज भी रिलेशनशिप्स में भी क्या कहते हैं कि या यू बी वेरी फ्रेंडली एवरीथिंग बट नो योर बाउंड्रीज. दिस इज एग्जैक्टली दैट, कि बी फ्रेंडली, बी अप्रोचेबल. वो कहते हैं ना कि अपनी प्रजा का ध्यान आप कैसे रखो, तो यू सी द कंसर्न एंड यू सी हाउ दे आर लुकिंग एट प्रजा. दे सेइंग जैसे एक प्रेग्नेंट माँ जो है वो अपने बच्चे का कैसे ध्यान रखती है, वैसे एक राजा को अपने बच्चों का रखना चाहिए. जो माँ है वो तो अपनी बच्चे से प्रेम से ही बिहेव करती है ना, और जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अपने शिशु के लिए, जो अभी तो फीटस है, नर्चर करती है उसे, नर्चर तो करती है, बट उसे जो भी अच्छा लगता हो ना वो भी छोड़ देती है. रोज कॉफी पीने की आदत है, बड़ा बोला है कि नहीं कैफीन इज नॉट गुड, दे लीव इट. वाइन पीते होंगे बट प्रेग्नेंट है, नहीं पिएंगे, 9 महीने दे गिव इट अप, राइट? तो दिस इज दैट एटीट्यूड कि भाई बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, आई विल नॉट डू. द सेम थिंग गोज फॉर राजा. तो आप वैसे बिहेव करो, उनका पालन पोषण सब कुछ करो. सेम गोज फॉर द लीडर. बट बच्चा फिर भी बच्चा है, आप बच्चे के बुद्धि से अपना कार्य नहीं कर सकते, राइट? और वो बच्चे को भी पता होना चाहिए. तो वो आप डिसिप्लिनिंग तो हर इसमें करते हो ना, वो डिसिप्लिन अगर आपके ऑफिस में है, फिर वो ओपन स्पेस है, क्लोज स्पेस है, डजंट मैटर. दैट इज इंपॉर्टेंट. बट हाँ, यू डोंट बिकम सो बॉसी कि द प्रजा, डोंट बी वेरी क्रूअल ऑल्सो ना. एंड दंड की भी जब बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यथार्थ दंड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रिवियल मिस्टेक के लिए आपने बहुत ज्यादा दंड दे दिया, देन दैट इज ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड. अलाउिंग दैट ह्यूमन स्पेस फॉर ह्यूमन एरर इज इंपॉर्टेंट. इसी से आते हैं, चलो ठीक है, अब एक राजा को अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, और हम मान सकते हैं कि
प्रजा लापरवाह हो गई, प्रजा ने ज्यादा मजे कर लिए, जब कहीं जश्न मन रहा था तो ज्यादा पी खा के उल्टी बातें कर दी। लेकिन राजा ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपने इस पे एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है जो कि हम इंद्र से भी एसोसिएट करते हैं, इंद्रियों से एसोसिएट करते हैं अपनी, कि इंद्रिय निग्रह, मतलब अपनी इंद्रियों पे, अपने सेंसेस पे कंट्रोल, राइट? क्योंकि हम सभी के अंदर ऐसी ड्राइव्स होती हैं, वो एंगर, ग्रीड, लस्ट, ये सब चीजें हमारे अंदर होती हैं। और हमने ऐसे भी सिचुएशंस देखी हैं हिस्ट्री के अंदर जहां कोई पर्टिकुलर राजा, कोई लीडर था जो अपने एंगर या ग्रीड का शिकार होके अपना तो नाश कराया ही कराया, अपनी प्रजा का भी करा दिया, अपना वंशज खत्म कर दिया और बहुत नुकसान करा दिया। दिस इज वेयर वी एंटर लाइक अ वेरी एसेटिक टेरिटरी, कि जहां पे एक तपस्या हो रही है कि अपने इंद्रियों पे वश करना। क्योंकि आप तो राजा हो, दुनिया भर के प्लेजर्स आपको इतने अवेलेबल हैं, आपको क्या जरूरत है? आप ये बोल सकते हो ना कि भाई आई एम, यू नो, आई इनहेरिटेड द थ्रोन, या मैंने कॉन्कर करा था इसको, तो मैं थोड़ी, मेरा मन करेगा मैं पीऊंगा, मेरा मन करेगा मैं नृत्य देखूंगा, अब मैं लेटूंगा, अब मैं वो फल खाऊंगा जो मेरे को कोई खिलाएगा। Why do I have to go through this penance of controlling my senses? अगेन, राजा का कार्य क्या है? एट द एंड ऑफ द डे, राजा हो कोई भी हो, इट बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, दैट इज डिसीजन मेकिंग, राइट? दैट इज व्हाट इट इज। नॉट एज इफ जो राजा है या जो लीडर है वो जाके फैक्ट्री में काम करता है, वो डिसीजंस लेता है। अब राजा या लीडर जो डिसीजन लेता है, एज वी डिस्कस्ड, उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत सारे लोगों पर, सारे स्टेक होल्डर्स पर बढ़ता है, ठीक है? तो अगर वो डिसीजंस वो गलत ले, अगर वो डिसीजन वो ऑब्जेक्टिव बन के नहीं, पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो हम कहते हैं कि आउट ऑफ लस्ट, आउट ऑफ इम्पल्स, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ एरोगेंस, आउट ऑफ अहंकार ले, और वो निर्णय गलत हो, तो क्या केवल वो अकेला भुगतेगा? इम्पैक्ट तो सभी पे होने वाला है ना? अच्छा, अब राजा को वो स्टेटस मिल रहा है, वो भाव मिल रहा है, वो प्लेजर्स मिल रहा है, वो क्यों है? बिकॉज ही हैज दैट पोजीशन, राइट? तो if he has all those benefits of the position, he has to do what that position requires, that is take the right decisions. Now how do you take the right decisions? पता है, आप कोई भी सेल्फ हेल्प बुक ले लो, कितना ही कोचिंग कर लो, कितना भी ये कर लो, कितना भी वो कर लो, कितने ही पॉडकास्ट देख लो, there is only one way of taking the right decisions, by being objective. How do you become objective? Only and only and only by learning to discipline your mind. What does it mean to discipline your mind? It means to discipline and control your senses. We always have sensual pleasures. छोटी बात मैं हमेशा कहती हूँ कि सपोज कोई डायबिटिक है, उसके सामने लड्डू रखा है, ठीक है? अब छोटा डिसीजन है, खाओ कि ना खाओ, उसे पता है ना उसके लिए अच्छा नहीं है, बट फिर भी हम कंट्रोल कर पाते हैं क्या? ऐसे लगता है छोड़ना यार। फिर हमारा माइंड हर किस्म के रैशनलाइजेशन में, एक ही तो जीवन है, योलो, यू लिव ओनली वंस, खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? पता है नहीं अच्छा है, बट देन ऑल सॉर्ट्स ऑफ रैशनलाइजेशंस हैपन एंड वी ईट इट। व्हाई? बिकॉज वो जो टंग जो है, वो जो टेस्ट है, वो हमारा माइंड जो इनपुट है वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। पता है स्मोकिंग इज नॉट गुड, फिर भी कैसे वी डू इट? तो इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, बट देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज ड्राइविंग आवर डिसीजन, व्हिच इज दिस, द 5 सेंसेस, राइट? टेस्ट है, अपने को कोई दिखने में अच्छा लगे, कुछ सुनने में अच्छा लगे, दिस इज व्हाट इज ड्राइविंग इट। स्पर्श किसी का, बेसिकली द लस्ट पार्ट ऑफ इट। वी टेक डिसीजंस ड्रिवन बाय दोस थिंग्स व्हिच ग्रेटिफाई अस इन द शॉर्ट टर्म। छोटे में तो इमीडिएट प्लेजर तो आता ही है, आता है ना? मैंने वो लड्डू खा लिया तो उस समय तो मुझे अच्छा ही लगता है, पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसका अच्छा नहीं है। तो व्हाट शुड आई ट्राई टू मैक्सिमाइज? शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन या लॉन्ग टर्म बेनिफिट? बट उस समय, वो डिसीजन लेने समय, अगर मेरा माइंड वैसे ही कंट्रोल में ना हो, तो आई विल ऑलवेज गो फॉर शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन ओनली, राइट? इसीलिए, एंड मेक अ रॉन्ग डिसीजन ना। ये तो छोटू सा है, मैं अकेले को इम्पैक्ट कर रहा है, मेरे को केवल डायबिटीज हो रहा है, ठीक है, पर यही अगर बड़े बड़े डिसीजंस लेने में आए, यही अगर बड़े जो फॉरेन रिलेशंस है उसमें आए कि नहीं यार, इसका तो पर्सनल एनिमिटी है, इसलिए उनको, वो तो मुझे पसंद नहीं है, मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे तो काम नहीं चलता है ना? या हाउ डज हनी ट्रैपिंग वर्क एट दैट लेवल? आप सोचो, हनी ट्रैपिंग एट द हाईएस्ट लेवल, फिर क्या करते हैं? The person is compromised and then taken advantage of. What is that? Why did such a person who's gone to that place
become a victim to honey trapping. No control over mind ना. इसीलिए भीष्म कहते हैं सबसे पहले एक राजा के लिए, यू सी दैट कॉन्वर्सेशन वेयर युधिष्ठिर पूछते हैं राजा की सबसे बड़ी पहली प्रायोरिटी क्या है, और भीष्म कहते हैं सबसे पहली प्रायोरिटी है आत्मजेय, आत्मा पे विजय, इंद्रियों पे विजय. दैट इज द फर्स्ट, बिकॉज ही से अजितात्मा नरपतिम कथम जयेत रिपुनाम, कि अगर जिसका स्वयं पर ही कंट्रोल ना हो वो अपने एनिमीज पे कैसे कंट्रोल करेगा. वो तो बात जगह जगह पे दे विल एक्सप्लॉइट हिज फ्लॉज ना. तो सबसे पहला तो स्वयं पे कंट्रोल है. अगर स्वयं पे कंट्रोल नहीं है तो डिसीजन मेकिंग विल नॉट बी राइट. पर इसका एक्सट्रीम क्या है, क्योंकि चलो ठीक है, इस हिसाब से तो हम सब लोगों को पहाड़ों में जाके योगी बन के ब्रह्मचार्य प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि हमारी इंद्रियां बिल्कुल इतनी अपने वश में हो जाएं कि, पर हमें तो राजकाज भी चलाना है. बहुत सारे लोग ये बड़ा कन्वीनियंटली बोलते हैं भाई मैं तो दिन में 10 मिनट मेडिटेट करता हूँ, मैं तो साधु नहीं बन सकता, राइट. सो दे फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, राइट, लाइक कि मैं वीकेंड पे जाके पी लेता हूँ और सिर्फ फ्रेंड्स के साथ, बिजनेस में मैं नहीं पीता. इस तरह के ऐसे शॉर्टकट्स निकाल लेते हैं. विनम्र, ये किसको बता रहे हैं? तू सिचुएशन देख. सॉरी, तुम सिचुएशन नहीं, इट्स ओके. जैसे हम लोग ऑफ कैमरा बात करते हैं ऐसी बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं. नहीं, कई बार हो जाता है कि अरे तू कैसे कहते है नहीं कोई बात नहीं, फ्रेंड्स एनीवे, लेट इट यूज, कोई नहीं. तो युधिष्ठिर तो एक्चुअली भाग जाना चाह रहे हैं ना. वो कह रहे हैं मैं वनवास चला जाता हूँ, मुझे राष्ट्र नहीं चाहिए, है ना. मैं तो वही करूंगा. उसको कह रहे नहीं नहीं वैसा मत करो, ये तुम्हारा धर्म है. तो ये जो इंद्रजय की बात है वो गृहस्थों के लिए है. इट इज नॉट फॉर पीपल हु वांट टू रन अवे. नो, दैट इज नॉट द पॉइंट. इट इज अ बैलेंस. ऐसा नहीं है कि आप कभी कुछ अच्छा ही मत करो. इनफैक्ट दैट आल्सो दे से दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वेलफेयर एज वेल. ठीक है, आपका भी ऐसा नहीं है कि कुछ करो ही मत, इंडल्ज ही मत करो, सब कुछ करो. दे आर सेइंग एंजॉय द प्लेजर्स बट विदाउट गेटिंग एडिक्टेड टू इट, विदाउट बिकमिंग अ स्लेव फॉर इट. सारे लोग बैठे हैं, यू आर टेकिंग अ सिप ऑफ अल्कोहल, फाइन, बट डोंट ऐसे पी के पड़ जाओ एंड दे टेक एडवांटेज ऑफ यू. ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट हैव द कंपनी ऑफ वुमेन. यू वेरी वेल कैन, but not to the extent that honey trapping can happen, right? Or you're too busy in it कि आपकी प्रजा खराब हो रही है, आपको होश ही नहीं है. Exactly. तो enjoy the pleasures. In fact, गीता में कृष्ण कहते हैं, which even Bhishma says, धर्म अविरुद्ध कामो अस्मि अहम. You have desires, you seek your welfare, you seek luxuries and comforts as well, but not so much that you start doing something that shouldn't be done. Don't get addicted, don't get enslaved by those desires. Enjoy it, but also with a sense of detachment. That is the point. कि जैसे तुमने कहा कि अच्छा you have go out with friends for sure, पर आप रोज ही फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो to the extent कि ऑफिस में लेट हो जाता है, पता ही नहीं ऑफिस में क्या, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना. ऐसा नहीं कि आप चिल नहीं कर सकते, आप रिलैक्स नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स सब करो. इनफैक्ट अगेन कृष्णा सेज कि युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मसु चेष्टस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. कि हम जो कह रहे हैं कि कंट्रोल करो, ये करो, वो करो, पर कैसे? इसका मतलब सब छोड़ दो, ऐसे नहीं. युक्त आहार विहार, केवल यही खाओ वो मत खाओ, नहीं. जो खा रहे हो प्रपोर्शन में खाओ, एज मच एज यू नीड. युक्त विहार, केवल काम कर रहे हो ऐसे नहीं, यू नीड रिक्रिएशन, टेक दैट ऑल्सो. डोंट बिकम कि अभी अभी काम कर रहे हो तो वर्कोहॉलिक हो गए और कुछ नहीं कर रहे. ऐसा नहीं कि because that is also an addiction. That is also giving in to your, it is like an addiction only, na? You're being enslaved by it. That is also not correct. Have a sense of proportion, have a sense of balance in life. For a Raja, the only thing is, where is that balance? Towards there probably. Because उनका कार्य स्वयं से पहले प्रजा है. तो अगर प्रजा की आवश्यकता हो, ऐसी कोई situation हो, then you might have to give up your own pleasures as well. It's not as if never have it, but not in a way that it interferes with your tasks. Okay. I want to move on from here. So, फिर इसके ऊपर एक कॉन्वर्सेशन आती है त्रिवर्गा की. तो मैं जानना चाहता हूँ कि त्रिवर्गा क्या डॉक्यूमेंट है, उसका क्या महत्व है महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में और बाकी सब लोगों के कॉन्टेक्स्ट में. मैंने पहली बार नाम सुना त्रिवर्गा. सो त्रिवर्गा आज अपने पास नहीं है. त्रिवर्ग में क्या होगा उसका अंदाजा है. सो व्हाट इज त्रिवर्ग? तो बेसिकली जब भीष्म बता रहे हैं युधिष्ठिर को कि कैसे नीति शास्त्र आया,
तो वो जब राजधर्म की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज व्हिच अ राजा हैज टू फॉलो, ठीक है। एंड ही इज सेइंग ये कहाँ से आया, कैसे बनाइए, कि मतलब जरूरत काहे पड़ी। पहली बात तो अगर सभी लोग, राजा की आवश्यकता क्या है, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। व्हाई डू यू नीड अ लीडर? इफ एवरीबॉडी सेल्फ रेगुलेटेड यू डोंट नीड अ लीडर। सो फिर तब भीष्म कहते हैं कि एट वन पॉइंट ऐसा ही था, एवरीबॉडी वाज सेल्फ रेगुलेटेड। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे किसी को देख के जेलसी हो गया, कम रिसोर्सेज है, ज्यादा डिमांड है, एवरीबॉडी वांट्स टू स्नैच अवे। तो फिर आप कैसे मैनेज करो ऐसे सोसाइटी को? हाउ डू यू एंश्योर कि जस्टली डिविजन हो, एवरीथिंग जस्टली, लोग शांति से रहे, एक दूसरे को मार तोड़ ना दे, तो कैसे करो? सो देन द पीपल सेड कि हमको कुछ तो ऐसा सिस्टम जो दो जिससे हम एक दूसरे के साथ प्यार से रह सके, एक ऑपरेटिंग मैनुअल, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है मैं देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पॉलिसी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी ना, वो प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। तो उन्होंने ये प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश किए, धर्म अर्थ काम, इससे रिलेटेड। अब धर्म अर्थ क्या है, धर्म अर्थ काम क्या है? बेसिकली सनातन धर्म में हम कहते हैं कि उसके 4 पुरुषार्थ हैं, 4 pillars of Sanatan Dharma, which are basically 4 pursuits for anybody who's a part of Sanatan Dharma. A basic Sanatan basically for everybody. These are divided into 4. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब ये त्रिवर्ग है, इसमें मोक्ष की बात नहीं है, बिकॉज मोक्ष जो है ना वो स्पिरिचुअल परस्यूट है। लेट्स कीप इट आउट फॉर नाउ, ठीक है। वो पर्सनल ये है, उस पर बात नहीं करते हैं। पहला 3 ये है, धर्म, अर्थ, काम। इसका अर्थ क्या कि पहला है धर्म, कैसे वर्च्यूज लोगों में होने चाहिए, कैसे यू एंश्योर कि न्याय एस्टैब्लिश हो, वगैरह वगैरह। बेसिकली व्हाट इज धर्म, what are the gunas that make dharma, all of that, right? All of us need to live our life which is aligned with dharma in a way मतलब you live in a way that sustains the society, जिसके लिए you live with virtues, don't kill each other for no reason, have a sense of proportion, learn to forgive, शांति से रहो, वगैरह वगैरह, lots of things, right? And righteously help each other out, all of that is the dharma part of it. It also includes the rituals, because कोई भी society है तो वो उसको साथ रखने के rituals होते हैं, वगैरह वगैरह. So that also is a part of dharma. You have artha. No society can survive without food, without resources. Resource generate करना पड़ता है, right? You have to allow resource generation. You have to engage in resource generation. So that is the artha part of it. पैसे के बिना तो कुछ नहीं होता. तो अगर आपको धर्म भी जीना है तो पहले तो आपको रिसोर्स आपके पास होना चाहिए. यू हैव टू बी समृद्ध, वेल्दी, ऑल ऑफ दैट. योर बेसिक नीड्स हैव टू बी फुलफिल्ड एंड अलाउ यू टू इवन प्रोग्रेस मोर, राइट? दैट इज द अर्थ पार्ट ऑफ इट. काम आर द अदर प्लेजर्स इंक्लूडिंग द फिजिकल प्लेजर्स, राइट? ऐसा तो नहीं है कि लोगों को खुशी नहीं होनी चाहिए. आप सब कमा क्यों रहे हो एट द एंड ऑफ द डे फॉर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, हैप्पी लाइफ, which also includes some of the pleasures. Right. Also these pleasures have an evolutionary need, right? Right. हम lust की बात करते हैं, पर unless and until there was lust and attraction, बच्चे कैसे होते? Right. How the populations grow, how Correct. Your progeny move forward. Correct. Exactly. Also, if there is no desire, how will you even progress or prosper? The if you have no desire, you have no drive to work for anything. Absolutely. So you need that also, right? So all these are there. ये 3 जो है धर्म, अर्थ, काम, तो इनको साथ लेके कैसे जियो? सो त्रिवर्ग, 3 is 3. तो इनके बेसिस पर एक पॉलिसी मैनुअल, एक नीति शास्त्र का ग्रंथ ब्रह्मा जी ने बनाया. दैट वाज कॉल्ड त्रिवर्ग. बट इट वाज ह्यूज. ही कवर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन दैट. दैट्स व्हाट भीष्म इज सेइंग. तो शिवजी जो है उन्होंने उसे लिया और उन्होंने कहा लेट मी मेक इट मोर easy to understand, read. तो उन्होंने उसे छोटा किया, ठीक है? तो उन्होंने उसे कम किया. फिर इंद्र बाहुदंत, उसने बोला ये तो अभी भी बहुत बड़ा है, जो लोग हैं पृथ्वी पे उनके लिए दिस इज टू मच. तो उसने और छोटा किया. फिर बृहस्पति जी ने और छोटा किया. फिर शुक्राचार्य जी ने और छोटा किया, ठीक है? तो ऐसे कर करके वो और छोटा हो गया. फिर वो मनु जी को मिला. सो जो हम स्मृति शास्त्र कहते हैं ना, धर्म शास्त्र जो कहते हैं कि मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, पराशर स्मृति है, वगैरह वगैरह, दे आर नाउ ऑल बेस्ड ऑन दैट. सो व्हाट वी से, व्हाट वी बिलीव इज कि हमारे जो धर्म शास्त्र है, नाउ व्हाट इज धर्म शास्त्र? बेसिकली दिस नीति शास्त्र ओनली, राजधर्म वगैरह, it has a divine origin at the end of the day, ठीक है? Sure. तो वहां से वो आता है. फिर उसके बेसिस पर
समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार, देश काल अनुसार उस पे लोगों ने अपने अपने और टिप्पणियां दी, उसको और चाहिए तो चेंज किया, ट्विस्ट किया, ट्वीक किया, तो उसी प्रकार से वो एक के बाद एक आने लगा, ठीक है। तो ही स्टॉप्स एट शुक्र नीति एंड ही सेज इसको ही फिर मनु जी को मिला एंड एक्चुअली ही सेज कि ये पहले बन गया, दिस वाज ऑल डन, देन द ये वाज कि अब इसके प्रमाण से, ये नीति शास्त्र के प्रमाण को एनफोर्स कौन करेगा, देन वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर अ राजा, ठीक है। और फिर देयर इज अ स्टोरी ऑफ पृथु एंड वो सब आता है, सो पृथु को पहले राजा कहा जाता है, सो ऑल दैट हैपेंस, सो दिस इज हाउ द स्टोरी इवॉल्व्स। नाउ इंटरेस्टिंगली अ रेफरेंस टू दैट कम्स इन अर्थशास्त्र, ठीक है, जिसमें अर्थशास्त्र में शुरुआत में ही चाणक्य कहते हैं कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ना, इट्स नॉट जस्ट माइन, I am building on the top of what the rishis before me have done. Yeah. Correct. And he actually pays his obeisance to Brahaspati and Shukracharya, जो इसमें आ रहे हैं, है ना? Which is a scholastic tradition, like scholars do it, right? I pay homage to, इन्होंने पहले research paper लिखे थे, अब मैं इसके ऊपर आधारित कर रहा हूँ. क्योंकि I'm using that, and उसके ऊपर I'm giving my मंतव्य कि आज के प्रमाण से इसको ऐसे नहीं, आप ऐसे देखो, जो भी. So that is how these Shastras have also evolved over time. So it was not as if कि अच्छा एक हो गया ऐसा नहीं था. There is actually a story of how they have come to us with evolution. So that's the idea of Trivarga. This particular section is surprising for me and also a revelation for both accountants, entrepreneurs, finance guys, finance influencers. मैं बताता हूँ कैसे. शुक्राचार्य का एक कोट है स्टार्टिंग में, उसको यूज करूंगा और एक दो कोट्स और पढ़ूंगा and I'll tie them together. Okay. Shukracharya says a king should always remain enterprising, making alliances when necessary, and marching for a war against enemies who deserve to be punished when necessary. That's number one. Okay. Then I'll move all the way forward and go to the end of my own notes. And this is from Narad Muni. So, are your expenditures lower than your income? Is your expenditure either 1/4, 1/2, or 3/4 of your income? Not more. Second, do your bookkeepers come to you with daily accounts in the first half of the day? सबसे पहले तो ये बता रखा है कि एक किंग को एंटरप्राइजिंग रहना चाहिए, पैसे जुगाड़ते रहने चाहिए, अलायंसेस बनानी चाहिए, ठीक है। वी ऑफन इन कॉमन कल्चर एसोसिएट किंग्स विद टू थिंग्स, प्लेजर एंड वॉर, पर हम किंग्स की एंटरप्रेन्योरशिप, उनकी ट्रेजरी को भरना, कि स्ट्रेटेजिकली अलायंस कर लिया, या हम जोधा अकबर देख लेते हैं कि शादियां हो गई वो और बढ़ाने के लिए, या हम कॉमन पार्लेंस में देखते हैं कि दो बड़े घरों की शादी हो गई अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, हम ऐसे देखते हैं। आई डोंट थिंक किंग्स की जो एंटरप्रेन्योरियल सूझबूझ होती है उसको कवर किया जाता है, नंबर वन। फिर अगर वाकई में इफ नारद मुनि हैज सेड दिस, आई एम अमेज्ड because this is what most financial influencers preach. They say that, you know, you should spend less than you make. And I'm very surprised. Absolutely. Actually, आप राजा का कार्य देखो तो इवन जो भीष्म जी ने जो लिस्ट दी है उसमें प्रोटेक्शन ऑफ योर किंगडम ये सब तो है, बट अ मेजर टास्क इज ensuring you have a full treasury. Now this is the aspect of अर्थ. हम जो धर्म अर्थ काम की बात करते हैं ना, अर्थ के अलावा तो आप प्रॉस्पेरिटी कहाँ से लाओगे, आप लोगों का रक्षण कैसे करोगे, आप लोगों का वेलफेयर कैसे करोगे, अर्थ तो चाहिए ना, और अर्थ कहाँ से आएगा, उसके लिए वो एक्चुअली बताते हैं। अर्थ के लिए देयर आर 4 things which भीष्म टॉक्स अबाउट, कि वन इज यू गेट योर पीपल एंगेज्ड इन रिसोर्स जनरेटिंग एक्टिविटीज, पहला। दूसरा, give them the right infrastructure and tools and everything so that they can do a good job of it. तीसरा, also tax them. And then जो non resource generating activities है, हम देख कैसे बात कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हम महाभारत की बात कर रहे हैं। नहीं, but this is what it says. We moved to the very practical world of how do you make sure an organization survives and thrives. Exactly. So then he's saying कि जो non resource generating activities है उसको कम करो, उसको penalize करो, ठीक है। ये सब राजा को करना है। इसके ऊपर he's saying of course you can't do it on your own, you need to delegate all of it. However, जो तुम्हारे ट्रेजरी और फाइनेंस की इंफॉर्मेशन है उस पर तो तुमको पता होना ही चाहिए। You will have somebody who's a minister and there are ministers to take care of treasury and all of that, पर you can never lose sight of your financial condition. That is for sure. और उसके लिए फिर आप जैसा भी करो, because full treasury के बिना तो आप survive ही कैसे करोगे।
आपको अगर आपकी आर्मी स्ट्रेंथ भी चाहिए तो आर्मी स्ट्रेंथ के लिए भी तो ट्रेजरी चाहिए ना. इनफैक्ट यू सी, जब वो कहते हैं कि राजा का क्या कार्य है, व्हेन ही डिफाइंस इट ना, तो एक तो ही सेज प्रजा का वेलफेयर, देन उसी के टाइम पे ही इज आल्सो सेइंग दिस कि लोगों का वित्त जो है, लोगों का वेल्थ है ना, डोंट डिस्ट्रॉय इट. थिंक ऑफ इट कि जनरली लोग फ्रॉम अ कैपिटलिस्टिक mindset, we want to have more entrepreneurs, but these entrepreneurs, we want them to also have an empathetic outlook towards the society. They should keep doing their CSR activities. Correct, but from a communist perspective, what they say कि भाई लोगों के पास कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, we will just give them salary. Our view, the Sanatan view, is completely opposed to that. We are saying we need wealth creators because the welfare, the समृद्धि of the राज्य depends on the wealth creators. जब टैक्स आएगा तभी तो आप जो आर्टिस्ट है उन सबको पैट्रनाइज करोगे. जो बाकी आपके जो लर्नड लोग हैं, जो गुरुकुल चलते हैं, वो सब हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, उस सबको आप पैट्रनेज कैसे दोगे अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो, राइट? और पैसा तो उन्हीं से आएगा. So you see that there are injunctions to the order कि you should take care of your wealth creators. You should ensure कि उनको जो चाहिए वो आपको उनको मिलता रहे. Right? This is such a progressive thought. Think of it. वो ऐसे नहीं कह रहे कि सब राजा का हो या सब कुछ राजा जिसके पास जो है वो ले लो. इनफैक्ट इवन जो टैक्स कलेक्शन की वो बात कर रहे हैं, वो कैसे कहते हैं कि हम जैसे आज तो चलो हम गायों को भी केवल फैक्ट्री गाय जैसा कर दिया है, उनको मिल्क करने के लिए, दूध लेने के लिए. पर उस समय वो कहते हैं जैसे गाय को आप मिल्क करते हो ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो और बछड़े को भी दूध मिले, उस प्रकार आप लोगों से टैक्स लो जिससे वो एक्सप्लॉइट भी ना हो, उनका भी नरिशमेंट चलता रहे और आपके लिए भी अच्छा हो. जैसे वो मधुमक्खी फूल पर जाकर थोड़ा हनी कलेक्ट करती है, ऑल फ्रॉम वन, करेक्ट, थोड़ा लेती है वैसे, और फूल को परेशानी भी ना हो. जब मधुमक्खी हनी लेती है तो फूल तो वैसे का वैसा रहता है ना, वो तो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है, उसका विध्वंस नहीं हो जाता है. तो वैसे लो ताकि फूल भी खिलता रहे और आपको आपका टैक्स भी मिल जाए. दिस इज द थॉट कि आप एक्सप्लॉइट मत करो. एंड द थंब रूल इज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस शुड बी टेकन. आप सोचो. और राजा प्लस दे विल से एक राजा जो टैक्स लेता है उसका कर्तव्य है कि वो जो फैसिलिटीज है वो भी प्रोवाइड करे. दिस इज सच अ ह्यूमनली अप्रोच to all of this, to what we, जैसे there is an integral humanism करके एक concept आता है. This is in line with that, in that sense, right? दो सवाल. हाँ जी, you were saying something? No, that's it. दो सवाल उभरते हैं इस चीज से. वो ये है, नंबर 1, हम महाभारत पे हमेशा कैरेक्टर्स पे और स्टोरीज पे फोकस करते हैं. हम सोचते हैं, हम कर्ण की महानता पे देखते हैं, हम उसको रॉन्गली और राइटली सूत पुत्र का करार देते हैं. हम अर्जुन की स्ट्रेंथ को देखते हैं, अर्जुन की स्किल को देखते हैं, भीम की स्ट्रेंथ को देखते हैं, युधिष्ठिर की सच बोलने की एबिलिटी, जस्टिस को, कृष्ण की जो वो सब सूझबूझ होती है, सबको देखते हैं. वी सेलिब्रेट द हीरोज ऑफ महाभारत. आई थिंक द फैक्ट दैट यू हैव ब्रॉट दिस अप, दैट इट इज एक्चुअली आल्सो अ ट्रीटिस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाई हैज दिस बीन इग्नोर्ड फॉर सो लॉन्ग इन पॉपुलर डिस्कोर्स? आई थिंक महाभारत इज ह्यूज in one sense, ठीक है, as an इतिहास also it is huge. 1 लाख श्लोक पढ़ना सबके बस का भी नहीं है, इसीलिए. और देन अब अपने यहाँ तो मान्यताएं थी कि महाभारत तो घर पे भी नहीं रख सकते, बिकॉज महाभारत घर पे रखोगे तो महाभारत हो जाएगा. आई स्टिल कीप गेटिंग आस्क्ड अबाउट इट. इसलिए यू विल सी इन माय इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है वो बॉक्स में कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ो महाभारत. महाभारत धर्मशास्त्र है, महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है, राइट? तो ये मान्यताओं के कारण और बहुत ऐसी सारी चीजों के कारण वी इग्नोर्ड इट. अच्छा, जब वो टेलीविजन में भी पोर्ट्रे हुआ तो व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग? इट इज द स्टोरी व्हिच इज मोर इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग, राइट? इसलिए इवन फर्स्ट फोकस इज ऑन द स्टोरी. हाउएवर द विजडम इज सो प्रोफाउंड दैट आई थॉट यार इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते. इट इज मोर ऑफ अ डाइडैक्टिक रीडिंग कि अच्छा ये पॉलिसी होना चाहिए, ऐसे करो वैसे करो, फलाना ठिकाना, राइट? दैट रीडिंग इज नॉट लाइक अ स्टोरी रीडिंग. आप नॉवेल पढ़ते हो वैसा नहीं है. इट रिक्वायर्स अ लॉट मोर एंगेजमेंट, लॉट मोर फोकस व्हेन यू आर रीडिंग इट, having to understand it, see how it applies in the current context. Actually, I'm loving this because you've actually done what I want people to do. What is the purpose of this book? कि इसमें से लो और देखो how it fits to us today, right? क्योंकि आजकल देख हम decolonization की बात करते हैं, हम कह रहे हैं वेस्टर्न लेंस निकाल दो, and from every place, right? Political,
स्पेस हो या एजुकेशनल स्पेस हो या इवन पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्पेस आप हो कि हर चीज में आप जो बाहर वालों ने लिखा है वो आप एक्सेप्ट कर लेते हो. उन्होंने लिखा है अपने अपब्रिंगिंग के हिसाब से, अपने व्यू के हिसाब से, ठीक है, दैट्स इट. वो ठीक है कि आप वो लेंस निकाल दो जिससे आप अपने आप को हमेशा से देखते थे, जो आपका लेंस नहीं है. तो फिर हमारा लेंस क्या है? वी नीड टू नो दैट, राइट? दिस इज आवर लेंस. ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं which I have not covered because I didn't think it was relevant for this time. जैसे इसमें वर्णाश्रम धर्म का है, बहुत ज्यादा रिचुअल, ये जो पाप पुण्य उन सब पर भी बहुत कुछ है कि आप प्रायश्चित कैसे करो, ये वो. I didn't think it was relevant for this book at least. I wanted to keep it more focused on आज हम इसका कैसे, आज हमारे लाइफ में हम इससे क्या सीख सकते हैं. What is that lens in our practical life today that this could give us, the wisdom of Bhishma could give us. So I've written it from that perspective. आज सुबह मैं जब when I was at the cafe मैंने कुछ classical music चलाया and I was reading the book and I don't know if you can see it, यहाँ से सारे के सारे pages dog ear कर रखे हैं मैंने, because I want to revisit them again and again. The issue is I think वही वाली बात है कि ignorance, संस्कृत लैंग्वेज की नॉलेज ना होना, इंटरेस्ट दिखाना पर सुपरफिशियल इंटरेस्ट दिखाना, लोगों से सुन लिया ठीक है, पर अब हर इंसान, अब इट्स वन थिंग टू नो एंड लव योर हीरोज एंड नो योर कल्चर, पर हर आदमी या हर औरत चाहती है कि जब प्रैक्टिकल बात आ रही है जो आप डेली इंप्लीमेंट कर सकते हो. देखो बहुत मुश्किल है राम की तरह सोचना और राम की तरह मुश्किल राह पर चलना या युधिष्ठिर की तरह जस्टिस सेंस प्रिवेल करना, बट हम सब किसी ना किसी कैपेसिटी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं कुछ ना कुछ, हम सब किसी ना किसी कैपेसिटी में बिजनेस करते हैं. तो when it comes to the practicality of that, I think I'm very surprised. In a way, it's a lot better than the अर्थशास्त्र. मतलब मैंने कम ही पढ़ी और आपकी सेशन ही ज्यादा अटेंड करें. I hope अर्थशास्त्र पर भी कभी लिख पाऊं कृष्णा because that is also very interesting. But इसके अंदर like there are so many nuances that I found very interesting. Like one of the things you mentioned, and I'll just bring this up actually, something along the lines of, just a sec. Yes. Be it geopolitics or business, this lesson of Bhishma stays relevant. A leader must remember friends and enemies are not permanent. This is why he must build issue-based alliances. अभी देश में भी issue-based alliances बन रही हैं और I think अभी इस किताब को पढ़ने से पहले मेरा भी दोस्तियों को लेकर बड़ा simplistic view था. I wouldn't say naive, but I've had the privilege of testing my friendships through many years and many things. और Godfather picture में बोलते हैं keep your friends close, you know, your enemies closer, right? So मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि एक तरफ हम बात करते हैं कि आप पिता का धर्म निभाओ, आप दोस्त का धर्म निभाओ, करण जैसा निभाता है, एंड एक तरफ यहाँ पे राज्य चलाने के अंदर लोगों की असलियत दिखी जा रही है कि देखो ये आपके जो दोस्त हैं आपके दोस्त नहीं होंगे, आपके जो दुश्मन है दुश्मन नहीं होंगे, तो आप बेटर है इशू बेस्ड अलायंसेस बनाओ, नोइंग कि ये कभी भी खत्म हो सकती है. Isn't that a recipe for complete mental peace, complete mental disaster and being on guard all the time? No, so we have to differentiate here. वो जब वो कह रहे हैं तब वो स्टोरी कैसा है, क्या सुंदर स्टोरी है, मैं वो स्टोरी बताऊं Please, so that we understand the context. इसका अर्थ ऐसे नहीं है कि हम हमारे फ्रेंड्स ही ना रखे, ऐसा नहीं है कि पर्सनल रिलेशनशिप्स ना हो. पर्सनल रिलेशनशिप्स वो सब ठीक है, but when it comes to administration, decision making, running an organization, it can't be emotion based is the idea. ठीक है, you cannot run an organization or cannot do व्यवहार transactions of an organization because अरे उस कंपनी के साथ कर लो वो मेरा बहुत अच्छा यार है. नहीं, उस केस में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अच्छा उसका कैसा है, उसका कैश फ्लो कैसा है, अगर वो मेरे से इतना ऑर्डर्स ले रहा है वो मुझे दे पाएगा कि नहीं. अच्छा, इन सम केस यू मे इवन हेल्प देम आउट ऑफ गुड फेथ, दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट? बट इट कैनॉट बी इमोशनली ड्रिवन डिसीजन. If you are taking an emotionally driven decision, which you may have to at some point, at least be aware and then don't expect a different outcome, right? So that is important when it comes to transactions, as in this kind of relations. Personal इसमें आप रखो ना friends, that doesn't matter. But also remember, हम जब एक राजा, एक CEO, एक प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो lot of people will try to be friends to take advantage of that person. Correct. Right? Hence, you have to be very careful. Who do you allow to come close to you?
बिकॉज सबसे ज्यादा धोखा भी ना सबसे पास वालों से ही मिलता है, बिकॉज दे हैव एक्सेस टू यू ना, दूर वालों को तो नहीं है, और एक राजा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है. बट कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, वो जियो पॉलिटिक्स का जो पॉइंट है, वो जो कहानी आती है, सो ही एक्चुअली नरेट्स अ फेबल, भीष्म पितामह वहां पे, कि एक चूहा है जो एक बिल में रहता है, और बिल बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे वो बिल है जिसमें वो चूहा रहता है. उस पेड़ पर एक बिल्ली है, लोमश नामक बिल्ली है, और पलीत वो चूहे का नाम है. तो जो बिल्ली जो है वो तो चूहे को खा जाती है, तो इसलिए हमेशा जो पलीत था ना, वो तो डरा डरा सा रहता था इस बिल्ली से, कि यू हैव टू बी केयरफुल ना, यू आर डीलिंग विद एन एनिमी हु इज वे मोर पावरफुल देन यू एंड विल टेक यू गिवन द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. अब एक दिन एक हंटर आता है और वो एक जाल बिछाता है. उस जाल में जो लोमश जो बिल्ली है वो फंस जाती है. ठीक है, थिंक ऑफ इट फ्रॉम अ जियो पॉलिटिक्स परस्पेक्टिव ना, एक बहुत बड़ा पावरफुल राष्ट्र है, वहां पे कुछ तो आपदा आ गई, कैलामिटी आ गई, और जो छोटे राज्य जो बाकी उससे बच के रहते थे, बिकॉज वो कभी भी गॉबल अप कर देगा, दे आर नाउ हैप्पी. अच्छा, अब होता क्या है कि दिस गाय इज लाइक रनिंग अराउंड, अच्छा अब तो मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और वो उस नेट के पास जहां वो लुमेश है वहां से गुजर रहा है. तभी ऊपर उसे एक उल्लू दिखता है, एक आउल दिखती है, हु इज टारगेटिंग द चूहा टू ईट इट. और एक नेवला, एक मंगूस है बड़ा सा, जो दूसरी ओर से आ रहा है. ठीक है, अब क्या हो रहा है, देयर इज थ्रेट ऑन बोथ साइड्स. पहले द थ्रेट वाज ऑफ द बिल्ली, इवन इफ द नाउ द बिल्ली हैज बीन कैप्चर्ड, वो भी परेशानी में है, पर अब तुम भी परेशानी में आ गए हो. फियरलेस हो गया ज्यादा, वो फियरलेस हो गया, पर अब अगेन वो डर गया ना, क्योंकि दो और एनिमीज आ गए. तो जो आपका एनिमी है वो भी तकलीफ में है, आप भी तकलीफ में हो. और अभी तकलीफ में क्यों, क्योंकि बाकी जो ये थ्रेट एनिमी से थ्रेट नहीं है, बट बाकी दो नए एनिमीज खड़े हो गए. तो फिर हाउ डू यू सेव योरसेल्फ? आइडियली वुड बी यू डोंट अलाइ विथ योर एनिमी ना, क्योंकि वो तो वैसे ही आपको खा जा रहा है. पर आज उसकी परिस्थिति ऐसी है कि यू कैन स्ट्राइक अ शॉर्ट टर्म अलायंस, बिकॉज आप दोनों को फायदा होने वाला है उससे. एंड दैट इज व्हाट दैट पलीत डज. ही सेज मैं तुम्हारी नेट कुतर देता हूँ, पर तुम मुझे खाना मत. अगर मैं अंदर आऊं, मैं अंदर आ जाऊंगा, तुम मुझे अपने चेस्ट पे लेके सो जाओ, ताकि वो दोनों डर जाए, वो आउल है और जो नेवला है वो डर जाए, फिर मैं उसको तुम्हारी नेट काट दूंगा. नाउ बिकॉज वो जो बिल्ली है, शी इज डेस्परेट, राइट, बाहर निकलने के लिए. इसको खा जाएगी तो भी बाहर कैसे निकलेगी, क्योंकि हंटर आ जाएगा, इसलिए उस समय शी कीप्स द वर्ड, और वो उसको अपने पास रखती है. तो नेवला और उल्लू तो चले जाते हैं, सो नाउ दिस गाय इज सेफ. बट इसके बाद व्हाट डज द चूहा डू? वैसे धीरे 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 कुतरता है, एंड दिस पर्सन, द बिल्ली इज गेटिंग वेरी डेस्परेट कि अरे क्या कर रहे हो तुम, काट दो जल्दी वगैरह. एंड ही इज लाइक नहीं नहीं, मैं तुमको सही टाइम पे काटूंगा, बिकॉज अभी भी तो तुम मुझसे ज्यादा ही स्ट्रांग हो, शक्तिशाली हो. अभी भी यू आर अ नेचुरल एनिमी टू मी, राइट, इवन टुडे यू आर अ नेचुरल एनिमी टू मी. तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ यू, एंड आई विल बी, बट आई विल कीप माई वर्ड. जब हंटर जस्ट पहुंच चुका, तभी उसने वो नेट काटा, ताकि रादर देन अटैकिंग द चूहा, द बिल्ली प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ, राइट. हाउ स्मार्ट इज दिस? एंड वी आर टोल्ड बी केयरफुल. सो इमोशन ड्रिवन कुछ नहीं होना चाहिए in these situations, yeah, in this kind of situations, because everybody looks out for themselves. जितने हैं they are looking out for themselves. भले हमें बड़ी बड़ी बातें कहे, है ना. वो जो अभी रशिया का इशू हुआ था, everybody is like आप कैसे तेल ले रहे हो, आप कैसे तेल ले रहे हो. अरे आप लोग भी तो ले रहे हो, वो आप कोई नहीं बात कर रहे, है ना. यूरोप में भी वो लोग ले तो रहे थे, पर नहीं, आप कैसे ले रहे हो. एंड व्हाट डिड वी से, everybody looks out for their own gains, and at whatever right time we need to look out for our gains, right? That is important. That is how you strike alliances. जब जिसके साथ आपको आवश्यकता हो, and be honest about that. ऐसे नहीं कि you're trying to deceive anyone, right? So yeah, when we point finger at others, we want them to be serving the world, correct, self-sacrificial, but अंदर से what we want is no sacrifice, maximum absolutely benefit. Because it's very convenient to point virtue signal करना कि look at you, you are not doing this. But क्या अद्भुत कहानी है ये. we were falling for that virtue signaling, जो इसमें वो कैट भी कर रही है कि अरे क्यों तुम मुझसे डर रहे हो, मैं हूं ना, हम लोग दोस्त बन के रहेंगे. एंड ये माउस कह रहा है नहीं नहीं बाबा, we are natural enemies and you're always more powerful, तो I'm not going to fall for this.
राइट? आई विल लुक आउट फॉर माई सेल्फ. तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों में मैं नहीं आने वाला. I will look out for myself because that is what is needed. And there is no better geopolitical lesson than this. That's insane. मतलब मैंने ये कहानी काफी लंबी थी. मैंने कहा ये पली तोली चलो मैं डायरेक्टली पूछ लूंगा, पर मैंने नहीं पढ़ी. But I'm glad you told me this because this makes so much sense. I think you're right. हम लोग, especially around the people we who are loyal to us, we become very casual, very relaxed. We start giving away our secrets, right? Because we think it is a way to foster loyalty and trust. But we don't know कौन कब शत्रु बन जाए, कैसे बन जाए. और इस सब के अंदर अब जैसे इस पे एक आपको शायद यहाँ आपने तो किताब लिखी है ऑफ कोर्स, पर उसमें धृतराष्ट्र एंड में पूछता है, मैं भूल गया किससे पूछता है, कि विदुर से कि यार मेरे को ना मेंटल पीस नहीं है क्योंकि मैंने बुरा करा है इसके साथ. सो अब वो भी छल कपट में इन्वॉल्व था, करे तो उसने भी बहुत सारे कांड. तो दिस इज द प्रॉब्लम, राइट? व्हेन यू प्ले टू मेनी ऑफ दीज गेम्स बट यू लूज आउट ऑन मेंटल पीस. एब्सोल्युटली. देखो, हम दुनिया भर को कितना भी सुनाए, ठीक है, हमने क्या किया है. अच्छा, एंड व्हाई इज ही फीलिंग बैड? बिकॉज नाउ ही नोस कि उसने जो किया है उसका रेपरकशन होने वाला है. ठीक है, he did not want that. He wanted the जो हस्तिनापुर वगैरह for his son, for sure. But he knew that Pandavas are powerful. And he knew that if the war happens, my son is going to die. So now he's scared. कि अरे अगर ऐसा होता है तो नुकसान तो मेरा ही है. Right? It is still not the guilt. It is still that कि अरे यार मैंने ऐसा कर तो दिया, but इसका repercussion के लिए मैं तैयार नहीं हूँ. But that doesn't work, right? इसीलिए you see, Vidur says a lot of things, but eventually he's saying this, कि there is no substitute to doing the right thing. You still have a chance. Of course, Dhritarashtra didn't listen to Vidur, पर thankfully उनका जो conversation हुआ उससे हमारे लिए बहुत सारा wisdom आ गया. Let me refer to more of my notes. Okay, one thing that I really like is आपदा धर्म. आपद धर्म. और जब भी मैं पीआर की दुनिया के बारे में थोड़ा जानता हूँ, तो एक पूरा सेगमेंट होता है क्राइसिस पीआर, एक पूरी कैटेगरी क्राइसिस पीआर करके, कि किसी कंपनी ने कोई प्लांट लगाया, उसमें ऑयल स्पिल हो गई, कुछ लोगों की जान चली गई. अब हम उसकी स्टेटमेंट कैसे बनाएं कि अपनी इमेज भी सुधरे और हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें, पर मिनिमाइज करें अपने ब्रांड के स्टॉक्स पे इम्पैक्ट, राइट? लाइक समथिंग अलोंग दोस लाइंस वी डू क्राइसिस कम्युनिकेशन. सेलिब्रिटीज डू इट. आपदा के अंदर जो धर्म होता है राजा का, वो पीस टाइम से और वॉर टाइम से कितना अलग होता है, और यदि वो होता है तो उसके अंदर कौन से ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनको अब कॉम्प्रोमाइज करना ठीक है? यार वो ना, इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन. सो देयर इज नो फ्रेमवर्क फॉर डिफाइनिंग दैट. तो अगर आप देखो कि भीष्म क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो नॉर्मल आपके प्रिंसिपल्स हैं सही गलत के, आपको जैसे ही सेस कि वैसे तो आपको आपकी प्रजा से अधिक टैक्स नहीं लेना चाहिए. इट हैज टू बी जैसे फूल पे लेते हैं. पर अगर युद्ध की सिचुएशन आ गई और आपके पास नहीं है, आपकी ट्रेजरी वीक है, तो आप क्या करोगे? At that time, you may have to take more from your people. But rather than exploiting them, try to get them along with you. है ना? तो आप उनसे ज्यादा लो, and then एक बार calamity चली जाए, फिर go back to previous. Don't use आपद धर्म for your convenience. As a default. That we are always under war. Correct. तो ऐसा आप कर सकते हो. या वैसे यू माइट हैव सम परहेज, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, वगैरह वगैरह. परंतु सिचुएशन ऐसी आए कि आप मरने पे हो, तभी व्हाट वुड मैटर? दैट इज द थिंग, राइट? ये सिचुएशंस, तो जो अदरवाइज जो डूज एंड डोंट्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, दे कैन बी रिलैक्स्ड in a situation where survival is the most important. Right. However, he says never use it for convenience. He puts that caveat 2-3 times, right? So he's not saying kaha kitne had tak jao. That he's not saying. He's saying do whatever you need to. Just that be honest about it. Don't do it for personal gain. Don't do it as a convenience factor. Don't do it just to rationalize some issue of yours, right? Be very, very clear about that. And he एक चीज वो कहते हैं कि there are some things which shouldn't be done, like taking away women, raping women. That is a no-no. ऐसा नहीं होना चाहिए. Nothing at all. Don't become a barbarian. So when you go for a war, suppose you cannot avoid a war and the war happens and say you have an upper edge. Even then, this is something you can never do. Not to others, not to your own.
So some of this you have to be very careful. Do not destroy the property even of your enemies people, because even after you've taken them over, अगर लोग ही नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो तुम किस पे राज्य भी करोगे? तो some of these things still have a human element built into it, even in आपद धर्म. So these are some of the things no go. But उसके अलावा, if you need to do something for your survival which you would have otherwise not done, you need to do it. If you need to take up professions which you wouldn't have otherwise done, right? So the first step, or rather the most important priority in a calamity situation is survival. बहुत सारे लोगों के घर में कोई आपदा आती है, कोई पैसों की दिक्कत हो जाती है, तो वो ऐसा करते हैं कि वैसे उनको दिक्कत होती है, वो मैकडॉनल्ड्स में काम करना शुरू कर देंगे, करेक्ट, या फ्रीलांस करना शुरू कर देंगे, जिनको लोग अक्सर कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि अरे आपका तो इतना बड़ा काम था, आप ये काम कर रहे हो. करेक्ट. बट इट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दैट सिचुएशन. देयर शुड बी नो shame around that. Correct. You have to do what you need to do for survival. Actually, this extended, it's like, अच्छा, अगर can you, the issue becomes, can you cheat somebody in that situation, right? Ideally, you shouldn't. So still try and avoid cheating and everything of anybody. पर आपको आपके enemy के पास जाके, तो वैसे तो we say कि you shouldn't bow down to your enemy, right? But in such situation, you might have to bow down to your enemy. You might have to seek help from somebody who's your biggest opponent. जो आपके सामने, जो सबको फिर बोलता भी फिर है कि देखा मैंने उसको ये कर दिया, ठीक है. But even at that point, survival is the most important, right? You may have to go to your most competitive organization, your biggest competitor, and tell them, yaar, please help me out, right? It is, you might have to do it at that point in time and maybe start again. But at that point, do it, because survival is more important. When you survive, you will have a chance to come back and prove yourself. It's so crazy कि इतने बड़े बड़े shows जैसे Game of Thrones, Succession, Sopranos, ये HBO के सारे shows हैं, and a few other shows, they all have to do with power, family, authority, crime, administration. Ultimately, आपके मतलब आपकी जो भी चीजें हैं वो सिक्योर रहे, आपका नाम बना रहे, पैसे आते रहे. इन सब में ना जो मैंने कॉमन थिंग देखा है, इज लाइक मैसिवली अनईजी अलायंसेस एंड ऑफन विद एनिमीज टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम अ क्राइसिस. बट आई थिंक ये कॉमन, हम बिजनेस की स्टोरीज अगर इंडिया में देखते हैं, किसी एंटरप्रेन्योर ने रेज करा है कोई फंड या ऐसा कुछ है, वी नेवर हियर अबाउट दिस साइड कि जहां पे लोगों को इतने ब्रूटल कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े वहां तक पहुंचने के लिए. वी ओनली हियर अ वेरी पॉजिटिव स्टोरी. बट आई एम श्योर अगर आप किसी के बोर्ड रूम में जाओगे, आपको पता लगेगा कि क्या क्या वॉर चलते हैं. आई एम श्योर यू हैव आल्सो सीन इट अप क्लोज डीलिंग विद कंपनीज. इसलिए आप किसी का भी ऑटोबायोग्राफी देखो, if they are honest, you will always see this, right? Because it cannot be that you have not gone through something difficult in life where you've not, I mean, of course the intensity might change, right, might differ, but you have to at times what you thought you would never do. इसलिए ना मुझे बहुत डर लगता है to say मैं ऐसे नहीं कर सकती, वैसे नहीं कर सकती. You never know यार what life is going to bring in front of you, and at that time what matters, again, as Bhishma says, it is not to rationalize or justify your weaknesses. No. अगर उसके लिए आप उपयोग कर रहे हो, वो तो गलत ही है. It is only when there is a genuine need. So that you have to be honest with yourself. वो और कोई नहीं कर सकता. और वो कब आएगी ऑनेस्टी? आत्मजय, इंद्रिय विजय, तभी आएगी. एक इंसान जिसने इंद्रिय में विजय नहीं करा, उनका नाम है दुर्योधन. तो उनके बारे में चर्चा करते हैं. आपने लास्ट बोला था कि उनको फिर भी स्वर्ग प्राप्त हुआ. फिर आपने किताब में एक्स्ट्रा बताया आगे कि क्या एक्चुअली उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हुए, तो वो आप थोड़ा बता सकते हो? तो ना एक इस पुस्तक में महाभारत अनरावल 2 में, वैसे तो मैंने सारे डिस्कोर्सेस लिए हैं जो कॉन्वर्सेशंस है विजडम रिलेटेड वो लिए हैं, पर एक इवेंट ली है विच इज दिस, स्वर्गारोहण की. तो स्वर्गारोहण एकदम महाभारत के अंत में आता है, जब 36 वर्ष युधिष्ठिर और उन सब ने राज कर लिया है, और श्री कृष्ण का द्वारका में देह त्याग भी हो गया है, जो द्वारका डूब गई है वो सब हो जाता है. फिर इनको लगता है अब अपना भी समय आ गया, तो हम अब जाते हैं. तो युधिष्ठिर जो है वो परीक्षित, जो अभिमन्यु का बेटा है, अभिमन्यु अर्जुन का बेटा और अभिमन्यु का बेटा परीक्षित को राजा बनाते हैं, और 5 पांडव द्रौपदी के साथ वनवास में वानप्रस्थ उस तौर पे निकल जाते हैं. एंड इवेंचुअली दे आर लाइक दिस इज द एंड, राइट? आप वानप्रस्थ में आ गए, मतलब इवेंचुअली यू डाई. तो वो स्वर्गारोहण की बात आती है कि एक पर्वत है, उस पे वो लोग चढ़ रहे हैं, फिर एक एक करके सब नीचे गिर जाते हैं.
एक्सेप्ट युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता है जो हमेशा से, इनफैक्ट दैट्स द कवर, आप अगर मेरा कवर देखो तो दिस इज द स्वर्गारोहण पर्व का चित्र, कि 5 पांडव, द्रौपदी और साथ में वो कुत्ता, जो उनको पूरा ऊपर तक, मतलब वो पर्वत के ऊपर तक जो कुत्ता है वो रहता है। द्रौपदी और 4 पांडव तो गिर जाते हैं। फिर युधिष्ठिर को इंद्र लेने आते हैं कि भाई तुम चलो, तुमको तो हम स्वर्ग लेके जाएंगे। एंड युधिष्ठिर कहता है अरे बट मेरे सारे जो भाई और पत्नी है वो तो यहाँ रह गए। एंड इंद्र सेज डोंट वरी, उनको तो हम ले गए ऑलरेडी, उनका देह त्याग हो गया है। एंड वैसे ही जनरली जाते हैं, ये तो तुम्हारे लिए स्पेशल कंसेशन है क्योंकि तुम धार्मिक थे, तो मतलब तुम उस लेवल के थे कि हम तुमको सशरीर लेके जाए, वीआईपी ट्रीटमेंट। तो वो कहता है नहीं तो फिर आप मेरे साथ कुत्ते को भी ले चलो क्योंकि वो भी मेरे साथ ही रहा है। एंड लाइक नहीं, कुत्ता तो इम्प्योर होता है, ऐसे कैसे उसे ले चले, उनको तो यज्ञ में भी नहीं आने देते। एंड ही सेज नहीं, वो इतने टाइम मेरे साथ लॉयल रहा है, आई कैन नॉट गिव अप ऑन हिम। इसको नहीं ले जा रहे तो मुझे भी मत ले जाओ। तो वी गेट टू नो कि ये जो कुत्ता है वो दैट इज एक्चुअली धर्मराज, जो वो इवन जो यक्ष प्रश्न में जो उसका टेस्ट लेते हैं, इट्स द सेम पर्सन। एंड ही इज लाइक आई एम वेरी हैप्पी कि इस परिस्थिति में भी यू डिड नॉट गिव अप योर धर्म। सो हिज धर्म सिंबलाइजेस अ डॉग, he took the form of a dog, ऐसे कहा जाता है। but dharma is what, is he a god? हाँ, तो यमराज को धर्मराज कहा जाता है। Okay. तो in that sense. Okay. तो वो कहते हैं कि I wanted to test you once again, जो यक्ष बन के यक्ष प्रश्न में जी आपने उसका भी यहाँ पे आपने यक्ष प्रश्न यहाँ पे डाले में किताब में। करेक्ट। सो द सेम पोजीशन और द सेम ये डेटी जिसको आप कहते हो, तो इज लाइक आई वांटेड टू टेस्ट यू, कि मतलब कोई भी हो जो बोल रहा है अरे इंद्र आ गए, स्वर्ग जा रहे हैं, तो चलो ना, एनीवेज इट्स द एंड ऑफ लाइफ, but you still stuck by your dog. That is what a raja must do. तो we are very happy and वो उसे ले जाते हैं। अच्छा, जब वो स्वर्ग जाते हैं तो उनको जो स्वर्ग के ऐशो आराम में दुर्योधन दिखाई देता है, और कोई नहीं दिखाई देता। कि उनको ना अर्जुन दिखाई देता, ना भीम दिखाई देता है, ना द्रौपदी दिखाई देती है। तो he's like अरे ये क्या, यहाँ स्वर्ग में दुर्योधन क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है यहाँ पे, जिसके कारण युधिष्ठिर कहते हैं कि जिसके कारण मेरा पूरा कुटुंब तबाह हो गया, जिसके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसमें इतने लोग मारे गए, वो दुर्योधन यहाँ पे क्या कर रहा है स्वर्ग में। मुझे इसके साथ नहीं रहना। मेरे भाई और मेरी पत्नी कहाँ है, या मेरे सारे दोस्त कहाँ है। तो उनको नारद कहते हैं कि अरे अब तो तुम स्वर्ग में हो, ये जो पृथ्वी की तुम्हारी जो गिले शिकवे थे उसे छोड़ दो, है ना, उसके बारे में ज्यादा ये मत करो। बट ही इज लाइक नहीं, बट वेयर आर माय पीपल। सो इंद्र टेल्स वन ऑफ द देवदूत्स कि इनको लेके जाओ, दिखाओ। सो देन वी आर टोल्ड कि वो जाते जाते हैं और ऐसे नर्क का सीन आने लगता है, गंदी गंदी बास आ रही है हर जगह, वो स्केलेटन्स, हड्डियां पड़ी हुई है, वो मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं और टॉर्चर चल रहे हैं लोग। एंड ही इज लाइक ये कहाँ आ गया, एंड उसको ही इज फीलिंग चक्कर जैसे आ रहे हैं, ही इज नॉट एबल टू टेक इट। एंड ही इज लाइक और कितना दूर है, कहाँ जा रहे हैं हम। तो देवदूत कहते हैं अच्छा आपका हो गया तो हम वापस चल सकते हैं। तो युधिष्ठिर कहता है पर ये कहाँ है हम, एंड ही इज नॉट श्योर कि अब तक वो मिले नहीं है, तो ही इज स्टिल फिगरिंग आउट क्या करे। तब उनको आवाजें आती हैं कि अरे महाराज आप मत जाइए, बिकॉज आपके आने से हमें थोड़ी ठंडक मिल रही है। एंड एक के बाद एक आवाज आती है, एंड ही स्टार्ट्स रिकॉग्नाइजिंग, ही सेइंग अरे ये तो अर्जुन की आवाज है, ये तो द्रौपदी की आवाज है, ये लोग यहाँ कैसे। एंड ही बिकम्स वेरी एंग्री, ही इज लाइक दुर्योधन स्वर्ग में है और ये लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं इस प्रकार। वो लोग तो इतने धार्मिक थे, उन्होंने तो हमेशा धर्म का पालन किया, तो ये कैसा जस्टिस है। तो एक्चुअली वो जब दुर्योधन के बारे में पूछता है ना, तो नारद मुनि ये भी कहते हैं कि ही फॉट लाइक अ वॉरियर, एंड जो क्षत्रिय के जैसे फाइट करके, निर्भय होके युद्ध करके, जो बैटलफील्ड पे, युद्ध भूमि पे जिसका जो वीर गति को प्राप्त होता है उसे स्वर्ग मिलता है। दैट इज व्हाट दे से। तो अभी यहाँ पे ही सेइंग इन लोग को ऐसे है, इनका आवाज वो सुन रहा है, तो ही से ये इनको ऐसा कैसा है। तो वो देवदूत कहते हैं आपके लिए नहीं है, आपको तो वापस जाना है, ठीक है। एंड ही इज लाइक नहीं मुझे वापस नहीं जाना है। अगर मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरे मित्र अगर न्याय के प्रमाण से, न्याय के हिसाब से, धर्म के हिसाब से इनको अगर नरक है तो मैं भी नरक ही जाऊंगा, मुझे नहीं स्वर्ग चाहिए। तो ऐसे ही सेज। तो एज सून एज ही सेज दिस ना, द होल सिचुएशन, द होल सीन चेंजेस, और वहां पे जो बास आ रही होती है वो चली जाती है, सुगंध आ जाती है, बहुत सुंदर सुंदर, मतलब स्वर्ग जैसा वहां वातावरण हो जाता है। एंड जो इंद्र हैं, धर्मराज है, सब लोग वहां आते हैं, एंड दे लाइक वी वांटेड टू टेस्ट यू। So many tests for Yudhishthir.
धर्मराज ऐसे ही थोड़ी है ना. So he's like, we wanted to test you and you did not run away from such an abhorrent situation. You did what is the right thing to do. And then they explained. They said कि कोई भी राजा होता है ना, उनसे कोई ना कोई गलती, कुछ ना कुछ तो हुआ होता है ना, कुछ ना कुछ लाइफ में. तो कर्म का सिद्धांत सनातन के हिसाब से ऐसा है कि जो भी आप करोगे उसका फल आपको प्राप्त होगा, वो फल आपके हाथ में नहीं है. पर एक बुरा फल किया और एक बुरा कर्म किया और एक अच्छा कर्म किया तो वो फिटूस नहीं हो जाते. ठीक है, जो भी आपका हुआ है, जो भी कर्म है, उसका आपको फल भुगतना पड़ता है. तो उनको कहा जाता है कि आपके लिए दिस एक्सपीरियंस वाज अ दंड. ठीक है, वैसा ही उनके लिए भी वी हैड टू गिव देम अ अनुभव से भी ज्यादा कि मतलब ये मैजिक ट्रिकरी अनुभव ऑफ नरक, हेल, बिकॉज ऑफ अ लिटिल बिट इशू जो हुआ होगा. बट नाउ एवरीबडी इज इन स्वर्ग. ठीक है, एंड देन वो इंजंक्शन आता है कि पहले जो छोटा भाग है ना, whoever is done कम पुण्य कर्म will still get the benefit of पुण्य कर्म because they have done the पुण्य कर्म, but that will happen first. और जो ज्यादा अगर पाप कर्म है तो वो बाद में होंगे. And it is the reverse for those who have done पुण्य कर्म more. So when he goes back, he doesn't see Duryodhan. Right? So Duryodhan might have also earned some punya karma. So he got that. And then whoever would have seen that would be relegated to where they deserve to be. Similarly for these people, जो पांडव थे, उनको भी नर्क का एहसास करा दिया. But when he goes back, he sees that everybody has gone back to their own forms. Or everybody. वो अर्जुन को देखते हैं, कृष्ण इज इन हिज नारायण फॉर्म. अर्जुन जो है वो नर फॉर्म में है. द्रौपदी जो है वो लक्ष्मी के जैसे जगमगा रही है. तो इस प्रकार से, तो अगर इससे लोग ऐसी सीख लेते हैं कि दुर्योधन इट्स ऑल ग्रे, लोग बात करते हैं कि कुछ यही नहीं है, दुर्योधन को स्वर्ग मिल गया, इनको नर्क मिल गया. नो, दैट इज ओनली हाफ द स्टोरी. दिस इज हाउ इट एंड्स. दिस इज द रेवलेशन. द लेसन इज दिस कि कर्म का फल तो भुगतना पड़ता है और फिटूस नहीं होता. जो जैसा करता है वो उतना तो उसे भुगतता है, पर क्या शॉर्ट टर्म है, क्या लॉन्गर टर्म है. एंड उसमें से और एक कथा आती है जो मैंने इंद्रधनु राजा की कथा भी कही है कि जब तक आपकी स्मृति धरती पे रहती है तब तक आप उस लोक में रहते हो. मतलब अगर आपके पुण्य की स्मृति है तो आपको पुण्य लोक में आप अधिक रहोगे, और अगर आपकी पाप की स्मृति है तो आप नरकों में अधिक रहोगे. So that is where it then eventually ends with the Nar worshipping the Narayan. I think मेरे मन में बहुत सिंपलिस्टिक नोशन था सनातन धर्म के हेवन और हेल का, लेकिन ये आपने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी है कि जितना अब वो लोग डिबेट कर सकते हैं कि क्या सच है क्या, पर कहानी के हिसाब से वेदव्यास जी के महाभारत के अनुसार ऐसा है, which is गीता प्रेस वर्जन, बोरी वर्जन, उन दोनों. पर कहानी के हिसाब से मतलब लाइक अगर दुर्योधन ने 3-4 भले काम कर दिए हो तो उसको इनिशियल इंप्रेशन को देख के युधिष्ठिर क्रोधित हो रहे हैं. सबसे ज्यादा जो प्रॉब्ली लाइक द थिंग दैट आई वुड लाइक टू एंड ऑन इज, ठीक है अर्जुन अपने स्किल्स करते हैं सब कुछ, लाइक यू नो आई डोंट वांट टू डिमीन एनीवन, राइट, बट आई थिंक द मोस्ट टेस्टेड, नीडलेसली टेस्टेड एट ऑल टाइम्स युधिष्ठिर. But now I understand at the end of this conversation that is the price you must pay to be king, right? Absolutely. If you were a minister, a second in command, अगर आप प्रजा के हिस्सा होते हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है. But in the eyes of God, who is the most accountable, the most challenged? It's the king, and you also get all the rewards of being a king. Absolutely. So, with that note, thank you so much. आपने दोबारा से अपना इतना कीमती वक्त दिया और आपकी किताब को पढ़ने का सौभाग्य मुझे दिया और आपके समक्ष ये प्रश्न रखने का सौभाग्य दिया. और मैं तो बोलता ही हूँ, आई थिंक द बुक्स यू हैव रिटन हैव इम्पैक्टेड नॉट जस्ट मी, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, द कंट्री एट लार्ज. एंड आई थिंक irrespective what people say and they go to source and say कि ये वो फलाना ढिमकाना, हम बेटर कीपर्स हैं सनातन धर्म के, इसको ऐसा नहीं बोलना वैसा नहीं बोलना. The fact that you've opened the floodgates to get access to this information that has largely been contained or lost, और मतलब मेरे को भी लोगों ने क्रिटिसाइज करा क्योंकि मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि यार मैंने कभी इतना ध्यान नहीं लगाया. नहीं सोचता आदमी इतना ज्यादा ना कि कब कौन अलग से बैठ के उसका विश्लेषण करे. अगर you can do what you're here to do, right? And if someone can become a reservoir of that knowledge and pass it on to you,
I think if you are helping spread dharma, and there is no greater joy than that. So thank you so much. Thank you so much. It's all Krishna Kripa at the end of the day, and I believe कि जब जो आना होता है ना वो तब आता है. तो मुझे आया उसके तो बहुत जल्दी तुमको आ गया है because you're much younger and you've started learning this and you've started taking interest in this much before I did. So from that sense, Only you're because very, of very you. blessed. But you're very blessed. All Krishna Kripa. Thank you. Only because of you. Only because you made it accessible. And obviously, log ab to we are recording right now, so the book is not out yet. But by the time this releases, what is the official release date So of the book? 18th January 2024 is when the shipping will start. So pre-ordering तो शुरू हो गया है. Amazon Amazon है, पढ़ेगा इंडिया है, एंड मेरे ख्याल से अब तो बहुत सारे इस पे आ ही जाएगा बिकॉज 18 अभी बस 2-3 दिन बाद तो आ जाएगा. और लोग आपको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब चैनल भी यहाँ पे, जहाँ पे आपने अपने चाणक्य वाले सेशंस भी पोस्ट कर रखे हैं. ठीक है. थैंक यू. Like I said, it's a privilege to be a friend. It's a privilege to be interviewing you about your books again and again. I hope to have this privilege for the rest of my life. Thank you so much. Thank you.